लिख रहे थे विजन आइस का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, इन विच वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे इकोनॉमी से। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। पहला आर्टिकल जो है क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रोडक्ट नेशन के बारे में। अब ये क्या है, न्यूज में क्यों है, वो हल्का देखते हैं। इन इट्स रीसेंट रिपोर्ट द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, तो किस कौन सी कमिटी के द्वारा, ये सब जो चीज है आप नोट डाउन कर लिया करो। सजेस्टेड वेज फॉर इंडिया टू नेविगेट राइजिंग ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी एंड ग्रोइंग प्रोटेक्टिविज्म। अब हो क्या रहा है देखिए, जो ट्रेड है ना काफी ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। एक तरफ हम देखते हैं यूएसए, वो बोल देता है यार आज 25% टैक्स लगाएंगे, कल 50 लगाएंगे, ठीक है। एक तरफ हम देखते हैं ईरान पे सैंक्शन लगा देता है, तो वो भी कहा जाता है कि वहां से अगर आप कुछ क्रूड ऑयल लोगे नहीं लोगे उस पे सैंक्शन है, ठीक है। रशिया के साथ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये तो हम बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, फाइन। अब ये सब बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है। ऊपर से प्रोटेक्टिव्म है कि नहीं हम, जैसे कि अब भारत में ये सेंटीमेंट है कि चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं लो, समझ रहे हैं बात को। वैसे ही भाई बहुत सारे देश में ऐसा सेंटीमेंट होगा कि भारत के प्रोडक्ट ना लो। क्लियर आई बात समझ में। तो इसी के कारण जो है कि न्यूज में है कि भाई प्रोडक्ट नेशन करके क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जैसे देखिए। और उसके साथ साथ में रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, इसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। और कौन कौन से वॉर से अभी हमने डिस्कस भी किया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे प्रीवियस वीडियो में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कहाँ कहाँ वॉर चल रहे हैं और किस कंट्री में कूप हो रहा है, मतलब तख्ता पलट वगैरह हो रहा है, हर एक चीज जो है इम्पैक्ट करती है। आज मान लीजिए कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था, सपोज करिए नेपाल, सपोज करिए बांग्लादेश में, अब वहां पे तख्ता पलट हो रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उस तरीके से एक्सपोर्ट हो पाएगा क्या, या बाइलेटरल ट्रेड ही हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो वो सब जो है कंसर्न्स एक जगह लिखने जरूरी होते हैं, वो आपके मेंस में काम आ जाएंगे, है कि नहीं। भाई क्या लिखोगे कि क्यों जरूरी है, सिर्फ दो चार चीज नहीं ना, हर एंगल बताना पड़ता है। आप कोई भी मेंस आंसर भी लिखें, हल्का सा बस डिस्कस कर लेते हैं हम, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि अगर इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक एंगल ही देना है, जियोग्राफिकल रीजन भी है कुछ, वो भी बताना है कि यार ये रीजन है यहाँ पे। मान लीजिए हम किसी कंट्री से कर रहे हैं जो आइलैंड है और वो धीरे धीरे डूबते जा रहा है, ठीक है, तो उसके जो है वो कुछ चेंजेस वहां पे आ जाएंगे कि नहीं अब उतने ज्यादा इंपोर्ट इस तरीके की चीजें ना करके कुछ और कर रहे हो। इसके बाद जो है पॉलिटिकल एंगल, कि जैसे हमने बताया तख्ता पलट हो गया या फिर कुछ और इश्यूज चल रहे हैं, या उनकी क्लोजनेस चाइना या किसी और XYZ कंट्री से बढ़ गई है, तो ये सब जो चीजें हैं वो सब कुछ वहां पर मेंशन करना रहता है। जब आप सारे पॉइंट को टिक करेंगे तभी जो है आपको मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स भी आप यही समझिए कि आपको 60% से 70% के आसपास मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। 60 ही मैक्स है, बट अब कुछ आपने एक्सेप्शनल लिख दिया तो 65 to 70 जाएगा। लेकिन क्या आप हर क्वेश्चन मिला सकते हैं उतना, वो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हर जगह वेस्ट करके आना वो तो वैसे भी उतना पॉसिबल होता नहीं है, जब तो आपको 3 घंटे ही दिए गए हैं और उस प्रेशर में आपको लिखना है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जो आंसर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं लिखे, जिसमें थोड़ा 19-20 भी रहा, अगर मान लीजिए 4 नंबर भी मिले, तो एवरेज जो है अगर आप सारे में 4.5, 10 में 4.5 के हिसाब से आप लेके आ जाए, तो एक वो अच्छा मार्क्स जो है ओवरऑल माना जाता है। ठीक है, कि कम से कम इतना तो आप लेके ही आए। स्पेशली जो है अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जो है वो कोशिश करेगा कि 5 मार्क्स के आसपास कम से कम रहे। ओके, ठीक है। मोर ऑन द न्यूज की अगर बात की जाए तो ये भाई ये सब आपको रीजंस बता दिए, इन पोजिशन सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव एरिया नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इसमें भी अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इंडिजिनस वेपन्स का जैसे यूज हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये भी हो गया, हमने चेक भी कर लिया और भाई हमारा ये बढ़िया है। इसके बाद एनर्जी एंड रिसोर्स सिक्योरिटी, सोलर कैपेसिटी जो 30 टाइम्स बढ़ा दी गई। आप समझ सकते हैं जो हम इतना इंपोर्ट कर रहे थे, आज के टाइम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी 30 गुना बढ़ जाना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च कर दिया गया। अभी इसको बहुत इस पे करने की जरूरत है, अभी इनिशियली ही है, इस स्टेज पे है, क्योंकि अभी भी जो है हम चाइना और बाकी कंट्री के अधीन है कि वैसे में क्रिटिकल मिनरल मिल जाए। बट ये समझ में आ रहा है कि कल को कोई भी देश बोल देगा यार नहीं देंगे, तो क्या। तो फिर यहाँ पर जो है ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है लॉन्च किया गया। स्पेस सेक्टर की बात की गई,
जिसमें देखिए इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात की गई है कि आगे जाके जो है इंसान को भी जो है वहां पर ले जाया जाएगा, है कि नहीं। एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसपे भी जो है हम ग्लोबल सप्लाई चेन पे वर्क कर रहे हैं। सोशल जस्टिस की बात की जाए तो जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह जिस तरीके से लाया गया है कि अभी मिडिल मैन वगैरह जो है कम से कम हो जाए, तो ये डीबीटी। यूथ स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट की बात हम हर बार कर रहे हैं कि हमें जो है रीस्किलिंग करनी है, एम्प्लॉय को जो है क्या करना है। इसलिए क्या विकसित भारत रोजगार योजना क्रिएटेड, और बहुत अलग अलग तरीके की पॉलिसीज है, इसमें जरूरी नहीं है सारी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, तो जो नहीं भी लिखी हुई है, डिजिटल फाइनेंस की बात की जाए, यूपीआई जो है उसका भी इंटरनेशनलाइजेशन अचीव हुआ है। अब सिर्फ यूपीआई भारत में यूज नहीं हो रहा है, अब भूटान है, यूके है, यूएसए भी अब जो है ये चाह रहा है, तो ये धीरे धीरे जो बढ़ते चले जा रहा है। कितनी कंट्रीज अभी करंटली आ गई है, प्लीज कमेंट सेक्शन में गूगल करके लिख दीजिएगा। हेल्थ एंड वेलफेयर की अगर बात की जाए तो फ्री वैक्सीनेशन फॉर ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक, तो इसके लिए भी जो वैक्सीनेशन वगैरह जो है देखते हो कि गाय को भी कुछ ये हो जाती है कभी कोई फुट एंड माउथ डिजीज इस तरीके से, तो वो सबके लिए भी क्या फ्री वैक्सीनेशन सबका प्रावधान किया गया है, सारे जितने भी जानवर वगैरह है। ठीक है। ओके। इसलिए जो है यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। अब प्रोडक्ट नेशन की अगर बात की जाए, प्रोडक्ट नेशन इज अ कंट्री दैट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट अ सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ हाई वैल्यू गुड्स, became a net importer rather than a नेट प्रोड्यूसर rather than a नेट इंपोर्टर। मतलब कि हम हाई वैल्यू गुड्स को क्या करें, अब एक्सपोर्ट करें। जैसे कि समझिए, हम अभी तक क्या कर रहे थे, राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए किसी देश में, तो ये क्या है यार, हमारे देश का पानी से लेके सब कुछ जो है हम कर रहे हैं, और फिर कॉस्टिंग क्या मिल रही है किलो भर करने की भी, 100 रुपए, 200, 300 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी। तो ये जो चीजें हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, आयरन ओर का ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज में क्या होगा, हम ज्यादा अमाउंट में कर भी रहे हैं चीजों पर, उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता। बट सोचिए कोई जो है बाइक ही एक्सपोर्ट कर दे, तो उसके लिए क्या होगा, ज्यादा अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, डेफिनेटली। मतलब एक ऐसा सब्सटेंशियल चीजों को हम क्या करें, हाई वॉल्यूम में करें और उसे बेचें। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह भी जो है बाकी देश में जाने लगा है। तो ये सब चीजों की यहाँ पर बात चल रही है। मतलब सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं लेना है, आप आईटी सेक्टर में लीजिए, आप किसी भी चीजों में लीजिए, आप सर्विस हो आपका, या फिर आप कोई भी ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को जो कि आप एक्सपोर्ट कर सके, और जो कि हाई वैल्यू। जैसे हम मानिए आप कम से कम असेंबल ही कर रहे हैं हम एप्पल मोबाइल, अभी तो इंपोर्ट कर रहे थे, इसको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो एक हाई वैल्यू जो है आ जाएगा आपके पास। और कितना लगा, 1 किलो के अंदर आप कितने मोबाइल डाल सकते हैं, 10 20, है कि नहीं। तो ये हाई वैल्यू हो जाता है। और दूसरे तरह से एग्जांपल दें, अगर खाने पीने की बात अगर अलग से की जाए, आलू कितना ही आप ये करते रहोगे, हाई वैल्यू प्रोडक्ट। अगर आप पूरे देश में आप चिप्स और फ्रूटी जैसे कि ये सब जो है पूरे देश में अगर आप दुनिया में करने लग गए, तो उसके लिए क्या है, ज्यादा प्राइस मिलेगा। आप आलू कितना भी एक्सपोर्ट कर दो किसी देश में, बट ये सब करोगे तो क्या होगा, ज्यादा उसका हाई वैल्यू है कि नहीं। तो ये बात चल रही है प्रोडक्ट क्रिएशन, कि हर चीज का प्रोडक्ट हो जाए तो वो हम एक्सपोर्ट करें। आई बात समझ में। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि एप्पल का ही जैसे अब ये बात हुई, तो यहाँ पे घूम फिर क्या ही गया, 3 ट्रिलियन मार्केट है कि नहीं। तो ये सब जो है यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि कोई ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट वैसी चीजें हैं तो वो हम कर पाए। अब चैलेंज क्या क्या, इनोवेशन और आर एंड डी के गैप्स, कमी है, बहुत कम हम इनोवेशन वगैरह कर रहे हैं। तो एक ये कहीं ना कहीं इंडिया सिर्फ 0.65% ऑफ जीडीपी आर एंड डी पे दे रहा है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन रखेंगे। ठीक है। इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, हर चीज, चाहे वो एनर्जी हो, फर्टिलाइजर हो, मेटल हो, एक्टिव फार्मेटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो हर कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑयल जो हम खा रहे हैं वो भी अराउंड 50% जो है, चाहे हम पाम ऑयल के नाम पे किसी भी ऑयल पे क्या करें, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हर एक चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का बेसिक ये है कि ठीक है, आप हम ऑयल वायल इंपोर्ट कर लेंगे अफ्रीकन कंट्री से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, कहीं से भी करेंगे, आप समझिए मेरा बात। लेकिन जो हाई यील्ड चीजें हैं, जो कि हाई रेवेन्यू हमें देगी, वो हम अपने देश में बनाएंगे। आई बात समझ में। वो जो है, हम तेल से साबुन बना के पूरी दुनिया में बेच देंगे, चलेगा, तेल हम ले आएंगे। क्लियर। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर, इसकी बेसिक पे बात की जा रही है। इंडिया अभी तक 60 से 70% सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कर रहा है। ओके, तो अब ये इस पे भी देख रहा है, 2030 तक एक टारगेट रखा गया है कि नेट इंपोर्टर ना रहे। हम सब मतलब एक क्या होगी, इसको जीरो कर दे नेट इंपोर्ट को, हम एक्सपोर्ट भी करें इंपोर्ट भी करें मिला जुला के। तो वो सब चीज के लिए क्या है, टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। अब मेक इन इंडिया risk being reduced to assembly work
rather than genuine value addition। तो ये जो है, अब वही देख सकते हैं आप, असेंबली वर्क और ये सब जो है ज्यादा यहाँ पर अब इस देश में होने लग गया है कि कोई भी कंपनी कहीं रहेगी, भारत में आके प्लांट डाल के असेंबली वगैरह इस सब पे कर रही है। तो वो जेन्यून वैल्यू एडिशन जो है वो उतना नहीं है ना, जब हम खुद होके हम कुछ बनाए ये करें वो होता है। बट अगेन आप R&D में कम दीजिएगा, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, तो कैसे क्या कर पाओगे? वो चीज है। कोल जनरेट्स मोर देन 70% ऑफ इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी। ये मुझे गलत लग रहा है, ये प्लीज जाके चेक करें। ये मेरे हिसाब से जो है ये 55% के आसपास होना चाहिए। ये विजन में शायद गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लीज चेक कर लें एक बार जाकर, नोट करने के पहले ये चेक कर लेंगे। ठीक है। वे फॉरवर्ड जो है, स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग, स्केल अप, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात की रही है वे फॉरवर्ड में, भी क्या करे ना करे जिससे हो जाए। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ चीजों में रिसर्च की जरूरत है, तो वहां आप बोल दो कि ठीक है आप रिसर्च करो, प्रोडक्शन करो, हम आपको इतना प्रोडक्शन इंसेंटिव देंगे, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा 18%। कोई 100 करोड़ लगा रहा है और 18%, 118 करोड़ खर्चा होना था, 18 करोड़ बच गए ना, वो उस पे आप यार इनोवेशन कर लो, थोड़ा सा उस पे खर्चा कर लो। वैसे भी तो पैसा डूबना ही था गवर्नमेंट के पास जाके, इनडायरेक्टली अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो उस पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोडक्टिव जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की यहाँ पर बात चल रही थी। ओके। एग्जाम्पल में देखेंगे स्किल इंडिया, गति शक्ति, ये सब जो है बिल्डिंग ब्लॉक है भाई। स्किल जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो लोग ही आगे जाके कहीं ना कहीं इनोवेशन करने वाले हैं ना, तो उनमें स्किल होना भी जरूरी है। तो हर एक चीज पर जो है यहाँ अभी ध्यान दिया जा रहा है। बट स्टिल एम्प्लॉयबल होने के लिए आज के टाइम में आप देख रहे हैं, IT हो चाहे बहुत कंपनी हो, वो भी निकाल दे रही है जॉब से। आप एक टाइम पे एम्प्लॉयबल थे, 5 साल बाद नहीं हो, तो आपको रीस्किलिंग एक वर्ड है। जब भी हम मेंस आंसर भी लिखे हैं कहीं पे, स्किल तो ठीक है, रीस्किल पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, रीस्किलिंग। क्लियर? प्रिंसिपल क्या है इंडस्ट्री 5.0 के, कि भाई ह्यूमन सेंट्रिक हो, सस्टेनेबल हो, रेजिलियंट मॉडल हो। ओके, वेयर एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज AI, रोबोटिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब क्या करे, काम कर सके ह्यूमन के साथ, ना कि उन्हें रिप्लेस करे। आई बात समझ में? ना कि उन्हें रिप्लेस करे। तो वो बात यहां पर चल रही है कि भाई ह्यूमन सेंट्रिक हो, लोगों के इर्द गिर्द ही काम करे। एकदम से ऐसा भी नहीं है कि कुछ आ गया कि भाई इंसान की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल हो, लंबे टाइम पे अच्छे से चले। रेजिलियंट इंडस्ट्रियल मॉडल हो, कि उससे और मतलब फायदा और बेहतरी हो, और मतलब एक बोलते ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और जो है उससे रखा जा सके। क्लियर? अगला देखेंगे रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। अब जो रीजनल इम्बैलेंस है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। जो स्टैंडिंग कमिटी है फाइनेंस पे, उन्होंने रिकमेंड किया है एक्शन प्लान, कि कैसे आप इंडस्ट्री जो है सारे स्टेट में वो क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है रीजनल इम्बैलेंस। अब बताइए अगर मान लीजिए सारे महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज हैं, बाकी जगह हैं, तो ऐसे में क्या इश्यू है? बिहार में आप देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज नहीं है। अब यूपी में तो नोएडा के इर्द गिर्द और ये सब बेल्ट में बहुत इंडस्ट्रीज आ गई हैं। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज, यही कहना है फाइनेंस कमीशन का, उन्होंने रिकमेंड किया है कि सेंटर को एक ऐसे प्लान के साथ आइए आप, कि जो क्या करे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे इंडस्ट्री अक्रॉस स्टेट। ऐसा ही नहीं है कि कुछ ही स्टेट में इसे बढ़ती चली जाए। आई बात समझ में? कैचे से रिलेटेड है जिसे हम देख ही सकते हैं। अब बहुत सारे कुछ कंसर्न्स वगैरह भी होते हैं कि भाई ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हिमालयन और ये सब एरिया में उतना कंपनी नहीं जाना पसंद कर रही जिस तरीके का काम है। किसी को सी सोर चाहिए तो बिहार में नहीं जा रही है, कि वहां पे हम कैसे जाएं। किसी को हाई लैंड चाहिए, बिहार में तो लैंड नहीं है। तो अलग अलग तरीके के कंसर्न्स है। तो वो सब आप उसके लिए SEZ बना सकते हैं बिहार में। गवर्नमेंट चाहे खुद एक्विजिशन करे, SEZ पहले बना के रखे। ये क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस जोन के अंदर पहले गवर्नमेंट जो है बड़ा सा लैंड एक्विजिशन कर लेती है। इसके बाद बोलती है कि ठीक है अब इंडस्ट्रीज आप यहाँ पर आइए और अपने प्लान डालिए। आपको IT प्लान डालना है, प्रोडक्शन प्लान डालना है, आप जो डालना है डालिए। और थोड़ा सा अक्सर ये दूर होता है सिटी वगैरह से, और वहां पे इंसेंटिव दे देती है कि आप यहाँ पे आइएगा तो आपको जो है शुरू के 5 साल 0% टैक्स, वो ऐसे कुछ अट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है यहाँ पर आते हैं। तो आप ये कर सकते हो बिहार वगैरह जैसी जगह में, है कि नहीं? अब बाकी ये देख सकते हैं जो रिलोकेशन हुआ था टाटा नैनो प्रोजेक्ट का वेस्ट बंगाल से गुजरात, ड्यू टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट हो गया तो पॉलिटिकल फैक्टर भी हो जाता है, तो वे बंगाल से गुजरात पहुंच गए थे। तो ये सब जो चीजें काफी
इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा ये सबको फायदा हो गया, बाकी को उतना नहीं हुआ जो एग्रीकल्चर में। तो ये सब चीजें जो है नहीं होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ रहा है तो कुछ ही जगह हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, कर्नाटका में लगभग इतना पर कैपिटा इनकम है, 2,04,000 के आसपास। वही मध्य प्रदेश में 70,000 के आसपास है। तो ये इम्बैलेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट बिहार, बट यस बाकी जगह भी है ना। वन अब जैसे कि देखिए, हेल्थ इन इंडिया एडुकेशन देखिए, एक डॉक्टर जो है लगभग लगभग 28,000 पेशेंट्स देख रहा है बिहार में। और दिल्ली में जो है, वेयर एज इन दिल्ली वन डॉक्टर 2,000 देख रहा है। यार दिल्ली से कुछ यहाँ चले जाएंगे तो क्या बुराई है? कोई ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो ये भी चीजें गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। मोस्ट ग्रेटर देन डब्ल्यू स्टैंडर्ड 1,000। अच्छा, डब्ल्यू का स्टैंडर्ड यही है कि एक डॉक्टर 1,000 से ज्यादा पेशेंट का रेशियो नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन जो है, ठीक है। तो बट यहाँ पर भी दिल्ली में भी 2,000 है, क्योंकि दिल्ली का पॉपुलेशन अगेन करोड़ में है। बिहार का तो आप देख ही सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, काफी जरूरी हो जाती हैं। जबकि आप ऐसी जगह जाइएगा बिहार, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, बहुत पेशेंट्स भी हैं, पॉपुलेशन है, आप ज्यादा से ज्यादा पे लर्न कर सकते हैं। बिहार में आप देखिएगा कुछ पटना और बाकी जगह जाके एक पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस मिल गया। अभी फॉरेन में तो क्या होता है कि आपको पेशेंट्स उतने हैं ही नहीं, आबादी नहीं है, ठीक है। अब तो वहां आप डमी पे सब टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं, ऐसा हुआ तो कौन सा दवा देना होगा, क्या करना होगा, वेन कहाँ रहेगी, कैसे इंजेक्शन देते हैं। बट यहाँ पर जो सब रियल टाइम आपको ये चीज मिल जाती है कि सीनियर डॉक्टर के अंदर रह के सीखी तेजी से बेसिक चीजें, उसके बाद आपकी स्टडी तो आपको काम आएगी ही आएगी। तो ये चीजें जो है यहाँ पर रहती हैं। हाउसिंग एंड वाटर प्रॉब्लम देखिएगा बड़े बड़े सिटी में, मुंबई हो गई, न्यू दिल्ली में भी, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह ये सब रहती है। तो ये सब बहुत सारे रीजंस हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सेंटर प्लान कर दे, हाँ ये कंपनी इधर, ये उधर, ये इधर, लेकिन कुछ हो नहीं। जैसे देखिए, अभी गवर्नमेंट भी जो है खुद ट्राई करती है ना, वहां पे जो वैगन वगैरह बन रहे हैं अभी, तो वो यहाँ पर बिहार में सेटअप किया है, ठीक है। बिहार में कहाँ पर सेटअप है रेलवे का ये, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, ये सब बता सकते हैं, बट इसलिए गूगल करने की आदत, ताकि आप कर लेना कि क्या है। अब ऐसे में क्या होगा कि चलिए प्राइवेट तो उतने नहीं आ रहा है, कम से कम गवर्नमेंट ही अपने साइड से ज्यादा जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा डाले। पीएसयू वगैरह जो खोलने का सोच रही है, वो उधर ज्यादा सोचे, है कि नहीं। तो ये सब जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं। आप देखेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, तो रूपी का भी इंटरनेशनलाइजेशन की बात की चल रही है। देखिए, डॉलर का हर वक्त एक ये है ना, वो भी प्रॉब्लमेटिक है कि फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो गया तो टेंशन, ज्यादा जरूरत से ज्यादा रखो तो भी एक दिक्कत है। तो ये जो चीजें हैं, तो अगर भारत का रुपए ही इंटरनेशनलाइज हो जाए या बाकी दो चार और करेंसी हो जाए, तो हम उसमें ट्रेड कर सकेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में, ठीक है। नोट कर लेंगे कब किया गया ये वॉस्ट्रो अकाउंट, 2022 में, टू इनेबल एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर टू इनवॉइस एंड सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपी। आप इंडियन रुपी में ही जो है अपना ट्रेड सेटल कर सकते हैं, ठीक है। रेफर टू फॉरेन बैंक अकाउंट हेल्ड इन डोमेस्टिक बैंक इन लोकल करेंसी, लाइक इफ द यूएस बैंक होल्ड एन अकाउंट इन एन इंडियन बैंक इन रुपीज, इट इज एसबीआई वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अगर एक यूएस बैंक है होल्ड कर रहा है अकाउंट इन इंडियन बैंक इन रुपी में, तो वो क्या हो गया, वॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। जिस एग्जांपल एसबीआई वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अब ये जो है एक हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट, तो ये क्या था, रेफर्स टू द डोमेस्टिक बैंक अकाउंट हेल्ड इन फॉरेन बैंक, ठीक है, इन द करेंसी ओवर द ओवरसीज अकाउंट। जैसे इफ इंडियन बैंक जो है एसबीआई होल्ड एन अकाउंट इन एन यूएस सिटी बैंक इन यूएसडी, तो वो क्या हो गया, नेस्ट्रो। समझ रहे हैं? कोई भारत में आ गया, समझिए बात को, हमने एक्सपोर्ट किया से, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, आईटी सर्विसेज ही ले लेते हैं, ठीक है। आईटी सर्विसेज हमने यूएसए को एक्सपोर्ट की, भाई उन्हें जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बोला हमने बना के दिया, ठीक है। अब वहां पे जो है एक एक्स वाई जेड क्या था, बैंक था, एक्स वाई जेड बैंक था, ठीक है। और वही एक्स वाई जेड बैंक हमारे यहाँ भी है, ओके। बट ये बैंक है कहाँ का, ये यूएसए का है। जो भी सिटी बैंक एक नाम ले लेते हैं, ठीक है, सिटी बैंक है। अब सिटी बैंक जो है, यूएसए को क्या करना है, अब भारत को पैसा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेटल करना है ना, तभी तो यहाँ पे करेंसी आएगी। तो अब ये यूएसए क्या कह रहा है कि ठीक है, हम जो है वोस्ट्रो बैंक
क्योंकि हमारा बैंक जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो इंडियन करेंसी लेके रखा है, हम इसमें एक्सचेंज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो वो चीजें यहाँ पर हो जाती है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉस्ट्रो। और अगर भारत का कहीं वहां पर खुला हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा नेस्ट्रो। तो वॉस्ट्रो नेस्ट्रो ऐसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, तो अगेन जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, उसे ही कहा गया इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है। बाकी यूपीआई बहुत सारे देश यूज कर रहे हैं एंड ऑल, तो ये सब जो है आप सबको ऑलरेडी पता है। रोल क्या है इंटरनेशनल करेंसी में? प्राइवेट और ऑफिशियल से करेंसी इज यूज इन एक्सप्रेसिंग एक्सचेंज रेट रिलेशनशिप। तो ये सब जो है ऑफिशियल से काम होता है। करेंसी जो है यूज टू इनवॉइस फॉरेन ट्रेड, ये ट्रेड वगैरह का जो है आपका प्राइवेट सेक्टर ये सब देखता है। करेंसी जो है इज यूज टू डेनोमिनेट डिपॉजिट्स, लोन एंड बॉन्ड। और ऑफिशियली क्या है ये? रिजर्व एसेट बाई मॉनिटरिंग अथॉरिटीज। अब करेंटली अगर देखा जाए तो कि यूएस डॉलर है, ठीक है, जो कि लीडिंग करेंसी है वर्ल्ड में। यूरो है, जापानीज येन है, चाइनीज रेनबिनबी या युआन बोलिए, या पाउंड स्टर्लिंग बोलिए, ये सभी है। अब धीरे धीरे जो कोशिश की जा रही है कि भाई भारत की करेंसी भी इसमें इस बास्केट में आए। क्लियर? ठीक है। बाकी जो है ये सब मेंस पर्सपेक्टिव पे हो जाता है। अब चाहे तो एक बार देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चैलेंज है। इंक्रीज एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, क्या आप कर रहे हो? अभी आप खुद ही देखते हो कि डॉलर अभी जो है आज 83 रुपीज था, फिर एक महीने के अंदर 85 हो गया, तो भाई 2 रुपए का चेंज तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मोर देन 2% हो गया। तो ये सब जो वॉलेटिलिटी है वो एक कंसर्न रहता है। रिड्यूस मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी, अब ये भी जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया। वाइड स्प्रेड रूपी ट्रेडिंग वुड लिमिट आरबीआई कंट्रोल, आरबीआई के हाथ में तो कंट्रोल ही नहीं रह जाएगा। हाई कैपिटल फाइट रिस्क, कि भाई हमको भी चाहिए रुपये, हमको ये करना है, तो इसमें कैपिटल रिस्क भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ग्रेट एक्सटर्नल शॉक वर्नेबिलिटी, लाइक कहीं पे प्राइस का फ्लक्चुएशन हो गया, डिस्टेबलाइजिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसके कारण क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए धीरे धीरे जो है बढ़ाया जा रहा है। तब तक कह रहे हैं कि चलो जितना हो सके हम यूएस के इससे भी काम चलाएंगे डॉलर से। आई बात समझ में? इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे डी डॉलराइजेशन वो उसी का ही है। नेक्स्ट, कि ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपना ये बढ़ाएंगे तो इनका क्या होगा? डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। आरबीआई पुश फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आईएनआर कर ही रहा है, तो इसका मतलब ये जैसे यूपीआई लिंकेज कर रहा है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे रिड्यूस हो जाए डिपेंडेंसी फॉरेन करेंसी पर। ठीक है। तो जिसे कहा गया ग्लोबल डी डॉलराइजेशन, की ग्लोबली डॉलर की कमी कर देना। ठीक है। इंडिया एम्स टू रिवर्स डॉलराइजेशन, causing a significant reduction of use in world trade, रिजर्व एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो भाई हमारा ही ये हो, तो ये इस पर डी डॉलराइजेशन, तो इसी से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ इसको आप समझने की बात है नहीं, क्योंकि आपने ये देख ही लिया है प्रीवियस आर्टिकल। ओके। की रीजन क्या है? असिमेट्रिक ऑफ श्रिंकिंग यूएस इकोनॉमी। पहले यूएस इकोनॉमी का क्या है, बहुत ज्यादा किए था, वेटेज था। पर देखा जाए तो यूएस शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी डिक्रीज हो गया है। पहले 45% था पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, अब लगभग 25% ही रह गया, क्योंकि चाइना आप देख सकते हैं लगभग लगभग वो भी 20% के आसपास हो गया। तो ये रीजन है। अब 1/4 ही रह गया, पहले लगभग हाफ था। तो अब वही वाली बात है ना, कि अगर आपके पास एक ही मान लीजिए आपके पास 25 कोचिंग है, और एक ही कोचिंग में लगभग 50% स्टूडेंट है, तो उन्हीं की पॉलिसी, उन्हीं के नोट्स ज्यादा चलेंगे। एक सिंपल सा है। अब बट धीरे धीरे हो गया, अब दो बड़े हो गए, तो अब दो के चलेंगे, अब तीन हो गए, चार हो गए, तो ये जैसे जैसे कम हो रहा है, तो इसलिए इस तरीके से भी अब इसकी जरूरत पड़ती जा रही है। क्योंकि भाई असिमेट्रिक श्रिंकिंग हो रहा है, वीकनिंग क्रेडिटिबिलिटी ऑफ डॉलर। यूएस भी जो है काफी ज्यादा बर्डन में है, लोन में है, तो ये क्रेडिटिविटी एबिलिटी को कम कर रहा है, कि खुद तो ये परेशान है, खुद ये $3 ट्रिलियन के लोन में रहते हैं, तो क्या ही इनका डॉलर पे ये दम रहेगा। ठीक है। ये सब जो चीजें यहाँ पर आती है। पॉजिटिव डेवलपमेंट आउटसाइड यूएस, जैसे कि देखा जाए रिफॉर्म्स जो चाइना में हुए खासतौर पर, है ना, तो ये सब जो हमने डिस्कस किया ही हुआ है। रिसेंट इनिशिएटिव्स फॉर डी डॉलराइजेशन, भाई एम ब्रिज प्रोजेक्ट, ओके, क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी पेमेंट सिस्टम जो है, बैक्ड बाय चाइना, थाईलैंड, ये सब। ब्रिस्क, ये सभी बोल रहा है कि यार आपस में ही हम देख लेंगे, निपटारा कर लेंगे। डिजिटल जो है युआन, पुश फॉर ग्लोबल यूज ऑफ डिजिटल रेनबेनबी। ठीक है, कि आप हमारा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीजें यहाँ पर है, तो देखा जाए इन केस ऑफ इंडिया डी डॉलराइजेशन कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड विथ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी।
ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ अगर आप ये इंटरनेशनलाइजेशन रुपी होगा, साथ साथ में जो है ये कॉम्प्लीमेंट करेगा डी डॉलराइजेशन को, क्योंकि भाई सिर्फ चाइना ही डी डॉलराइज करे, बाकी कंट्री करे, हम बैठे तमाशा देखे, तो फिर वो उसमें भी डी डॉलराइजेशन हो ही रहा है ना, जो चाइना कर रहा है, जो बाकी कंट्री कर रही है। पर हम जब कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हम डायरेक्टली सप्लीमेंट कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन को इंटरनेशनलाइजेशन रुपी के साथ। आई बात समझ में? रुपीफिकेशन, ठीक है, वर्ड अच्छा लगेगा साथ में, रुपीफिकेशन। ओके, तो ये वर्ड जो है आप यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेज बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया सेवरल फिजिकल इनकंसिस्टेंसीज, किसमें, आपके गवर्नमेंट कंप्लायंस में, एज पर एफआरबीएम एक्ट। तो इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके की जो इनकंसिस्टेंसीज वगैरह देखी जा रही है, ठीक है। ये जो एक्ट है 2003 में आया था, वाज इनेक्टेड टू फोस्टर इंटरजनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट। तो जो हम देखिए फिजिकल मैनेजमेंट यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, अब भारत जो है कितना हम हमारी कंट्री रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना खर्च कर रही है, तो वो हो गया बीच में, अगर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कम जनरेशन हो रहा है टैक्स के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू, जैसे पीएसयू से डिविडेंड मिल रहा है या जो भी है उसके थ्रू, तो ये जो है अगर हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं और पैसा हमारे पास कम है, तो बीच में क्या आ गया, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, मतलब इतने की कमी हो गई इतने पैसे की कि ये यार इतना जो हमारा एक्स्ट्रा खर्च है, वो फिजिकल डेफिसिट को जो मैनेज करोगे उसी को फिजिकल मैनेजमेंट कह दिया, ठीक है। एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो कि क्या करेगा, इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। आई बात समझ में? द एक्ट एम्स टू गाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिजिकल पॉलिसी टुवर्ड अ सस्टेनेबल पाथ, तो ये जो एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ ही जाए, इसीलिए भाई फिजिकल मैनेजमेंट अच्छे से होगा तभी चीजें सही रहेगी ना, वरना आप ढंग से मैनेज नहीं करिएगा तो आप पे लोन और चढ़ता चला जाएगा, और ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए फिजिकल, आप लगेगा कि सर फिजिकल जो है डेफिसिट होना गलत क्यों होता है, गवर्नमेंट जितना है उतना ही खर्च करते हैं ना, क्या जरूरत है। अब समझिए इससे ग्रोथ नहीं होगा। आप कहोगे सर ग्रोथ कैसे रुक जाएगा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आज अगर मान लीजिए आपको घर खरीदना है, घर चलिए बड़ी बात हो गई, आपको जो है बाइक खरीदनी है, बाइक की कीमत जो है 1,20,000 रुपए है, जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट एक चार्ज मान लेते हैं 1,20,000 रुपए। आपके पास जो है 90,000 है, 90,000 है, तो अब ये 90,000 है, तो आप चाहें तो छोटी सी ईएमआई लेके कंप्लीट कर सकते हैं, और तुरंत के तुरंत जो है आपका कार क्या है, सॉरी बाइक जो आप ले रहे हो आपके पास आ जाएगी। तो एक वो हुआ ना, सेल भी बढ़ गया, आपके पास भी जरूरत की चीज आ गई। अदरवाइज आप सोचोगे कि जब मेरे पास 1,20,000 होंगे तब मैं वो चीज लूंगा, तो एक तो इन्फ्लेशन की भी एक चीज हो जाती है, हो सकता है तब तक वो 1.3 की भी हो जाए, ठीक है। एक तो इन्फ्लेशन फैक्टर है, तो हम वो तुरंत ले रहे हैं। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमें लोन भरना पड़ रहा है, यार आप जो है उस वक्त पे जब उतना लोन दोगे, जब सामान पहले लेके, आप इन्फ्लेशन को भी तो बीट कर रहे हो, है कि नहीं, अब इन्फ्लेशन भी बीट कर रहे हो, और साथ में ये चीज पहले आ जाएगी। आपको अगर घर लेना है तो ऐसे में तो आप कभी घर बना ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा उतना कम से कम मेरे अकाउंट में कम से कम 20 लाख रुपए तो रहे, जमीन अगर है भी खुद की, या 10 लाख रुपए तो हो, तब मैं कम से कम एक नॉर्मल घर ठोक पाऊंगा, ठीक है। अब ये बात आ जाएगी। तो वैसे गवर्नमेंट चाहे आप देखिए 3 लाइन बना रही है, 4 लाइन जो रेलवे का बना रही है, इतना जो कैपिटल इंटेंसिव है वो सब कैसे बना पाएगी, ठीक है। बहुत सारे रोड्स या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे कर पाएंगे, तो उन्हें वहां पर उन्हें एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है, और इसीलिए ताकि वो बूस्ट मिले और जल्दी से चीजें बने। वरना धीरे धीरे आप पैसा लगाओगे, आप क्या चाहोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, आप सोचोगे सर धीरे धीरे मैं करके घर बना लूंगा, आप वो घर बनाने में आपने 3 साल लगा दिए, तो क्या वो पैसा का आपका ये नहीं हुआ, आपने 20 लाख लगाया, 3 साल में हो सकता है 25 लाख हो जाता, 30 लाख हो जाता, ओके। पर आपने क्या किया, वो 3 साल बाद वो रहने लायक हुआ, तब तक कोई यूज का भी नहीं था। अदरवाइज अगर एक ऑप्शन में यहाँ पे ये रहे कि नहीं ठीक है आप लोन ले लो, आप जो है उसे चुका देना 3 साल में, और पहले ही साल से जो है वो 1 साल में आपका घर बन जाएगा, 2 साल आप उसको किराए पे लगा दो अगर आप नहीं रह रहे हो तो, उसका जो पैसा है आपके पास आएगा, उससे भी आप लोन सदा दोगे, आपको ये बेटर लगेगा। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट यही कोशिश करती है कि भाई कहीं से भी
हम अभी पैसा लगा रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेशन हो, इसलिए बार बार कोशिश होती है कि सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना करें सैलरी वैलरी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। ठीक है, ताकि जैसे अब घर का एग्जांपल बताया ना आपको, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं मूवी देखना है, चलो यार मूवी देखते हैं, आइसक्रीम पिज्जा खाएंगे, मस्त घूमेंगे, एक टूर मार लेंगे इंडिया का, तो ये जो है या वर्ल्ड का, वो क्या हो गया? वो आप खर्च कर रहे हो, बट आपके पास एसेट जनरेशन हुआ क्या? जी नहीं। लेकिन आप वही जब सोच रहे हो कि मैं घर बना लेता हूँ, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, आने जाने के लिए मेरे लिए ठीक रहेगा, और तो ये सब जो चीज है वो एसेट जनरेशन है, तो उसे आप क्या कहोगे आप? पर ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू करती है, हम भी करते हैं। आपने अगर घर में मेड रखी है, ओके, वो आएगी क्लीनिंग व्लीनिंग कर देगी, वो चली जाएगी, ठीक है, बट क्या कोई एसेट जनरेशन हुआ? नहीं। ओके। लेकिन आपने वही वहीं पर कुछ चीजें जो है, अब वो 2,000 रुपए का आपने क्या किया, LIC बॉन्ड ले लिया, या कोई भी बॉन्ड ले लिया एग्जाम्पल, या फिर म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो आप एक एसेट जनरेट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वो चीज समझने वाली बात है। और ऐसा नहीं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट होता है, और लगभग 60 से 70% जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहता है ना, बाकी कैपिटल तो 15 से 20% ही कर पाता है, या 30%, इट डिपेंड्स, है ना? क्योंकि भाई सैलरी देना भी जरूरी है हर किसी को, हर काम करना जरूरी है। अब हर कंपनी ये सोचेगी कि एक्सपेंडिचर के नाम पे हम अपने बिल्डिंग ही खड़ा करते रहे, तो सैलरी कैसे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे दोगे, बाकी चीजें कैसे होंगे, है कि नहीं? तो ये जो चीज होती है, एक एक रुपए इस तरीके से यहाँ पर ये किया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिजिकल डेफिसिट देखेंगे, जो ओरिजिनल FRBM एक्ट है, उस हिसाब से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए GDP के, बट वो बीच में देखिएगा 5 6 7 चला गया था, 9 तक चला गया था, और ये बहुत बोल्ड स्टेप था, क्योंकि कोविड के समय इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी, कोविड का इम्पैक्ट है जो अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज बंद है तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार ही यहाँ पे आपको देगी ना, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो, चाहे कुछ करना हो। तो ये चीजें थी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार 80 करोड़ लोगों को आज भी दे रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? आप समझिए ये बात को। अगर आपको आपका घर में खर्च क्या चीज का है, ठीक है, घर का राशन, तेल, यही सब कुछ बेसिक चीजें हैं, ये हर घर को लगता है। अगर मान लीजिए आपका इस पे खर्चा 1,500 रुपए था, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1,500 रुपए था पर हेड, अगर मिल रहा है या जैसे भी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट जो है आपको मान लीजिए ये सब दे दिया, ठीक है, ज्यादा ही होगा, पर हेड में ले रहा हूँ, या कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, और आपको लगभग 3,000 रुपए के आसपास का सामान दे दिया एग्जाम्पल। तो अब ये जो 3,000 रुपए आप इसको सेव कर ले, तो आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल आपका फॉर्मेशन होता चले जाएगा। क्योंकि अभी क्या हुआ कि अर्निंग जो है सारे लोगों की कम हो गई पोस्ट कोविड, ये सच्चाई है। तो गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि यार इनके पास सेविंग ही नहीं रहेगी, और कभी भी गरीबी में जा सकते हो, कब उनके पास जॉब चली जाए पता नहीं चलेगा, तो कम से कम न्यूट्रिशन लेवल जो है ये सब पहुंचते रहे। क्या बुराई है आगे जाके, अगर मैं तो बोलता हूँ पूरा खाना फ्री कर दे, पूरा, क्या है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर दे, लेकिन कब? जब गवर्नमेंट के पास उतना ये हो, दम हो, जैसे अब US वगैरह में भी देखते हैं कि उनकी जो है काफी ज्यादा ये हॉस्पिटलाइजेशन से लेके सब कुछ जो है वहां पर सब गवर्नमेंट ही संभालती है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, जब अगर हम मान लीजिए हमारे पास $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, तो वो बोलेंगे छोटी मोटी चीजों के लिए लोड मत लो, बाकी चीजों पे ध्यान दो, है कि नहीं, बाकी जो है हम संभाल लेंगे। तो एक वो अच्छी चीज है, जो टैक्स पेयर का ही मनी घूम के आ रहा है। आई बात समझ में? कोई और गवर्नमेंट नहीं है कि जो खुद मेहनत करके जा रहे हैं, कि भाई मोदी जी जा रहे हैं गड्ढा खोद के पैसा कमा रहे हैं हमारे लिए। तो वो चीज नहीं होती, पहुंचा टैक्स पेयर का ही होता है पैसा। अब ऐसे में क्या होगा, आपको भी लगेगा ना कि चलो ठीक है यार, पैसा जो है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 100% सही है। प्रोज एंड कॉन्स देखिएगा, हर चीज के मिलेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि भाई मैं एक एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स ले लेते हैं, कि मैं 2 लाख रुपए का टैक्स जो है हर साल भरता हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स में भर रहा हूँ। अब अगर मैं 2 लाख रुपए का टैक्स भर रहा हूं हर साल, तो कुछ चीजें जो हैं ये नहीं मिल रही है। मान लीजिए हेल्थ के लिए भी जो है, अगर आप वो गरीब हैं और बहुत सारी चीजें हैं, क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया हट जाए तो अच्छा लगेगा ना, भले चलो मैं 2 लाख ही भर रहा हूँ, भले मैं 10,000 का ही बेनिफिट उठा रहा हूँ, लेकिन ठीक है यार, सब बराबर है, हर किसी को मिल रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीजें जब रहती है कि नल पानी वगैरह जो है हर किसी को मिले, गरीब हो अमीर हो, शुद्ध हवा हर किसी को मिले, तो ये फिर आपको पैसा भरते हुए भी ठीक है, अच्छा लगेगा। आई बात समझ में? तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर रहती हैं। अभी क्या है ये,
5.32, तो ये बस बता दिया बढ़ा क्यों हुआ है, मेन कोविड इम्पैक्ट। ठीक है। अब इसको रिवाइज किया है कि अब इसे कम किया जाएगा 4.5% से। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है बढ़ गया तो बढ़ ही रहने दे रही है, रोके, वो कोशिश कर रही है, लेकिन एकदम से आप कम नहीं कर सकते। ठीक है। एकदम से जो है आप कम नहीं कर सकते, उसका भी बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ जाता है। द टारगेट फॉर रेवेन्यू एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज रिमूव्ड बाय 2018। एफआरबीएम एक्ट में ये हटा दिया गया था, तो ये भी आप हल्का सा याद रखेंगे। रेवेन्यू एंड इफेक्टिव रेवेन्यू दोनों, इसलिए हटाया है। ओके। एडिशनल गारंटी जो है अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो है 0.5% ऑफ जीडीपी होगा किसी भी साल में, एनुअल कैप इसके लिए रखा हुआ। की फाइंडिंग क्या है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है गवर्नमेंट का, पीक सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग पेंडेमिक, जो पेंडेमिक देखिए वही पेंडेमिक की बात चल रही है, 61% तक पहुंच गया था गवर्नमेंट का। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही ने अपना लिया हाथ में कि नहीं, है ना, तो उस समय भी आई थिंक आज ये हम लोगों का क्या होता है, हर किसी पे चुटकुला बना देते हैं, ये कर देते हैं कि आपका सीतारमन अभी बीच में रील्स देख रहे हैं, अरे ये तो भगवान है, ये तो देवता है कि उन्होंने टैक्स कम कर दिया, 28 से 18 कर दिया, 18 का 5। फिर बीच में था कि अरे वो तो इतना टैक्स लेती है, अभी इनकम टैक्स भी ने कम किया, अच्छी चीज है, लेकिन अब एक बात बताइए, गलतियां भी तो बहुत जगह है ना। आप इंश्योरेंस को 0% लेके आज सीना चौड़ा करके चल रहे हो कि हमने इंश्योरेंस पे टैक्स 0% कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस पे। पर ये 18% था या 12% जो भी था, ये तो होना ही नहीं चाहिए था ना। आप ब्लंडर करो, ब्लंडर करके सुधार लो, है कि नहीं। तो देखिए जो अच्छे काम है वो अच्छे काम है, जो अच्छे काम नहीं है वो क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पे बनता ही नहीं है। एक तरफ आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हो, या फ्री में इतनी करोड़ लोगों को दोगे, और जो बेचारे खुद ले रहे हैं उनको बोल रहे हो टैक्स भरो। तो ये सब जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये जो है लगभग 61 से 57% पे डिक्लाइन हुआ है मार्च 24 में। ओके। और ये काफी अनडिजायरेबल होता है, हाई डेप्थ टू जीडीपी। ठीक है। जिसके कारण डिफॉल्ट होने का रिस्क होता है कि आप जितना कमा रहे हो उतना आप लगभग लगभग देश मान लीजिए 100 लाख करोड़ कमा रहा है, तो लगभग लगभग आप 61 लाख करोड़ का टैक्स लेके बैठे हो। अब कैसे, टैक्स सॉरी मतलब लोन लेके बैठे हो। तो ये जो है कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है। इंटरेस्ट भी जो है वो भी इसके कारण क्या होता है, बढ़ जाता है रोज मार्जिनली टू 35%। और जितना कमा धमा रहे उसका 35% जो है टैक्स ही भर दे रहे हो। 100 रुपए कमा रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं 35 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, बचेगा क्या। वो 65 रुपए में से जो आपको डेवलपमेंट करना है, सब करना है, तो कितना मोटा पैसा आप यहाँ पे दे रहे हो। तो कल होके जो इसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी, पहले तो 38% तक पहुंच गया था। ठीक है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर है। द रिपोर्ट रिवील्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू raised but not realized, which surged to 21 trillion by the end of 2023। 21 ट्रिलियन रुपए के आसपास जो है। A large portion of unrealized amount was not under dispute, suggesting potential issues in tax enforcement और रिकवरी प्रोसेस। तो इसमें कहीं ना कहीं फंस के रह गया ये अमाउंट। ठीक है। डिस्क्रिपेंसी इन फिजिकल फिगर की अगर बात की जाए, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2.54% का है। प्राइमरी डेफिसिट जो है 1.66% का है करंटली। ठीक है। एंड स्पेशली जो ये आपका है इन नॉन टैक्स रेवेन्यू एस्टिमेट्स में, क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू है वहां की बात चल रही है कि ये इतना अच्छा नॉन टैक्स रेवेन्यू, और क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। मानिए जैसे देखिए बीएचईएल है, एनटीपीसी है, रेल है, सेल है, ये सबके पास मान लेते हैं गवर्नमेंट के पास 70% स्टेक है। ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट कमाएगा भैया गवर्नमेंट चाहे ले ले, इसके बाद इस पे डिविडेंड मिलते हैं हर शेयर पे। मान लीजिए इनके पास सारे शेयर है, 70% के शेयर है गवर्नमेंट के पास, तो अब वो क्या करेगा, एक शेयर पे मिल रहा है 10 रुपए, और 1 लाख शेयर है। ठीक है, 70% को 1 लाख शेयर में, तो ये क्या हो गया आपका, 1 लाख 1 करोड़ जो भी शेयर है, तो ये उस हिसाब से हो जाएगा कि हमको 70 करोड़ रुपए जो है यहाँ से आ गए। क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया, लोन वोन लिया क्या, टैक्स कलेक्ट किया, नहीं, यहाँ से पैसा, तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट इसे जितना ज्यादा बढ़ाएगा वो उतना बेहतर है कि नहीं। इससे क्या होगा कि टैक्स पे ये कम लगेगा। आपको लगता होगा ना कुछ देश, अरे सर ये कंट्री में तो टैक्स ही नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहाँ बाकी जगह से जो है ये अपना इनकम जनरेट कर लेते हैं। ओके। अब देखेंगे हम ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी क्या है,
देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने रिलीज किया है पेपर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। जो समुद्र है, देखिए हम तीनों साइड से समुद्र से घिरे हुआ है, तो उसका अगर हम प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन करें, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करें, तो हम क्या है, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं अपने। और वो पर्टिकुलर इकोनॉमी को हम कह सकते हैं क्या, ब्लू इकोनॉमी। तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार करके रखा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसने किया है, नीति आयोग नीति आयोग दे देगा तो ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने किया है कि 2035 तक हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। इंडिया जो ब्लू इकोनॉमी है, 4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ओके। लगभग 95% का ट्रेड वॉल्यूम जो है सी के थ्रू होता है। 12 मेजर, ठीक है, पोर्ट जो है पास में। और 13वां जो है मेजर पोर्ट भी इधर बनेगा। और साथ में 200 माइनर पोर्ट भी है हमारे पास। तो 2035 तक इंडिया कोस्ट लाइन शिपिंग मॉडल शेयर जो है वो एक्सपेक्ट टू ग्रो फ्रॉम 6 to 33%, रिफ्लेक्टिंग रोबस्ट पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्सपांशन। शिपिंग मॉडल शेयर जो है, इतना ज्यादा इसमें चेंज आने वाला है। और शिप आप कर रहे हो, उसका मतलब कि अब इकोनॉमिक एक्सपांशन हो रहा है, तभी तो इतनी ज्यादा की जरूरत पड़ रही है। वरना हमने देखा है श्रीलंका में क्या हुआ। ये यहाँ कहीं जो एक हब्बन टोटा सी पोर्ट बना दिया। अब यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ रही, कि पता चल रहा है यहाँ के कोलंबो पोर्ट और एक दो पोर्ट है, वही काफी है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बढ़ता तो ये यूज होता, ये यूज ही नहीं हुआ। अब चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया। ठीक है। कि आप उसका पैसा ही नहीं चुका पाए, बेवकूफ बना के बनवा दिया, फिर फंस गए। अब इधर जो है, तो इसलिए फिर इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे जो है हम्बन टोटा एयरपोर्ट इसे ले लिया 99 साल के लिए इस पे, ताकि आसपास से देख सके ऐसे, भाई सब कर क्या रहे हो, ओहो घुसने की कोशिश, तो ऐसे करके। तो इसके बाद बोलेगा हम भी फिलीपींस में अब जो है पहुंच चुके हैं आपके पास, वहां से परेशान करेंगे, ठीक है, हमारे भी ब्रह्मोस वहां तैनात है आपके लिए। तो ये मत सोचिएगा कि सीधे आप घुस जाइएगा हमारे इंडियन ओशियन में। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर वैसे रहती हैं। इंटरकनेक्टेड करो यार, हमेशा जब भी पढ़ो ना, वो इंटरकनेक्शन के साथ पढ़ो, कि हाँ ठीक है यहाँ पे क्या हो गया। दिमाग में रहना चाहिए कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी में नहीं घुस के जाए, कैसे कनेक्ट करेंगे पॉलिटिकल से, ठीक है, क्या हिस्ट्री बेसिस, क्या ज्योग्राफी, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि दिमाग में चीजें होनी चाहिए। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग को बहुत निखारेगी। साथ में साथ अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आ जाए तो आपको प्रीलिम्स भी क्लियर करने में हेल्प करेगी। इन्वायरमेंटल की बात की जाए, तो भाई क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, जैसे कि वार्मिंग वाटर्स, पानी गर्म होते जा रहा है इक्वेटर के पास हमें। आप देख रहे हैं टेम्परेचर भी कितना ज्यादा, 50 डिग्री, फील लाइक 50 तक कॉमन सा चीज हो गया है। जिसके कारण साइक्लोन काफी आ रहा है। इरोजन ऑफ कोस्ट, जैसे मुंबई वगैरह है और बाकी रीजन है। अब यहाँ पे समुद्र का पानी अगर टकराएगा तो धीरे धीरे कोस्ट को भी करता है ना, खराब कर देता है। वो उसी की बात चल रही है कि वैसे मिट्टियां वगैरह इरोज हो रही है, हेरिटेज साइट्स वगैरह है। ओवर फिशिंग जो है, जिसके कारण फिश स्टॉक की कमी आ रही है। मारे जा रहे हैं इंडिया में, खा तो चलो ठीक है, फिर एक्सपोर्ट के नाम पे। तो वो सब जो चीज है एक कंसर्न है, उसे बढ़ाए कैसे वो सब देखना पड़ेगा। मैराइन एंड पोर्ट पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके कारण मैंग्रोव्स और ये सब में क्या हो रहा है, कोरल रीफ्स ये सब में डैमेज हो रहा है, कम होते जा रहे हैं ना। ओवर टूरिज्म एंड अनप्लान डेवलपमेंट, कि हम देख सकते हैं कि अनप्लान डेवलपमेंट वगैरह भी हम जो जितना कर रहे हैं, तो ये सब भी जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो अभी भी देश में कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, ठीक है, ये सब जो है इसकी कमी है काफी ज्यादा। कि भाई पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद भी जो है, चाहे हम फिशरीज की बात की जाए, कितना उसको स्टोर रख पाएंगे, कितना बेच पाएंगे, तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसी की बात यहाँ पर चल रही है। टेक्नोलॉजिकली अब उतने एडवांस नहीं है कि हम डीप सी माइनिंग कर पाए, है ना, कि वहां से मिनरल्स निकाल लें। रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो है, टाइडल वेव्स वगैरह, ये सब का हम यूज कर पाए, तो वो सब की यहाँ पर बात चल रही है। पुअर ट्रांसमिशन एंड ग्रिड रेडीनेस फॉर ऑफशोर एनर्जी, क्योंकि उतना ज्यादा वहां से एनर्जी होती है नहीं, कॉस्टली है। तो अभी तक उतना डेवलप ही नहीं किया। बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं, उससे काम चल रहा है। चाहे वो कोल हो गया, चाहे अभी जैसे रिन्यूएबल में हमने सोलर पे किया है, विंड एनर्जी पे किया है। तो ये जो है यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि ऑफशोर एनर्जी के लिए पुअर ट्रांसमिशन है, ये सब है नहीं वहां पर। ओके। अब सोशल एंड इक्विटी, अब वुमेन कंट्रीब्यूट अप टू 72% ऑफ इंडिया कोस्टल फिशरीज वर्कफोर्स, तो समझ जाइए 72% तक जो महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। कन्फाइंड टू इनफॉर्मल और लो पेइंग जॉब, तो वो जो कहीं ना कहीं लो पेइंग जॉब वगैरह है, तो उसी के बारे में यहाँ पर कंसर्न उठाया जा रहा है। अब देखिए, इंडिया मैरिटाइम इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, एक हो गया डेवलपमेंट भी चाहिए, एक हो गया कंजर्वेशन भी करना, सब बर्बाद ही नहीं कर देना, है ना। तो अब जैसे ब्लू रिवोल्यूशन की बात की जाए, तो इंक्रीज
फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात चल रही है। सागरमाला की बात चल रही है कि भाई प्रमोट करो पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट को और बेहतर बनाओ। डीप ओशियन मिशन की बात चल रही है कि यार जो टेक्नोलॉजी वगैरह हो ताकि ओशन में आके एक्सप्लोरेशन कर सके। मैरिटाइम इंडिया विजन कि प्रोवाइड कर सके कॉम्प्रिहेंसिव मैरिटाइम सेक्टर फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क हो कि भाई किस तरीके से काम होगा नहीं होगा, समुद्र में जाके क्या करना है, क्या पॉलिसीज रहेंगी, सब कुछ उस पर भी बात चल रही है। फाइड का जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये फंड बनाया गया है जिसके थ्रू जो फिशरी और एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो भी है वहां पर फंड के थ्रू वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया जा सके। इसके बाद जो है आपका नेशनल फिशरी पॉलिसी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है इसे कम किया जा सके, मॉडर्न प्रैक्टिसेस लाई जा सके। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफाई प्रोटेक्ट किया जा सके कोस्टल एरिया को और मैरिटाइम वाटर को, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर रहेगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना प्रमोट सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सब जो है याद रखेंगे। सक्सेसफुल केस स्टडी भी जो है आप कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। कोची स्मार्ट पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल ट्विन इंटीग्रेटेड लाइक वर्चुअल पोर्ट है। इसमें क्या किया गया है, द इंटीग्रेशन है सो टेंजिबल बेनिफिट, जो कि अब समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ गई है वहां की। इनहेंस्ड प्लानिंग एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी हो गई है। ऑल्सो सपोर्टिंग इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो सब कुछ जो है यहाँ पर किया जा रहा है कोची के इस पोर्ट के जो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये केस स्टडी है कि सक्सेसफुल हुआ है यहाँ पर, वो बता रहा है एलांग गुजरात में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में जो मॉडल फॉर सस्टेनेबल कोस्टल एंड मैरीन टूरिज्म, जिसके कारण क्या हुआ 5,000 जॉब्स जनरेट हो गई हैं। रिड्यूस हुआ है वेस्टेज 40% से। इन्वेस्टिंग इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी की तरह है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ग्रीन टेक्नोलॉजी में, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्किल डेवलपमेंट में, ताकि जो ब्लू जो हमारी इकोनॉमी है उसे बूस्ट किया जा सके। ठीक है, चलेगा, ओके। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या है जो आपका माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का। अब ये जो है लॉ बना है, ये एक्ट क्या है पास हो गया ना, बिल जो था ये पास होकर एक्ट बन गया है। अब इसमें कुछ टर्म्स हम पहले देख लेते हैं। एक होता है डीप सीटेड मिनरल्स और एक होता है कंपोजिट लाइसेंस। डीप सीटेड मिनरल्स का मतलब ये होता है कि आपके अर्थ क्रस्ट से लगभग जो भी 200 मीटर से ज्यादा अंदर है, ठीक है, उसे कहा जाता है कि यार ये जो मिनरल है वो डीप सीटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया, आपको पूछ देगा भाई 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 200 मीटर, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया एक स्टेटमेंट में। तो वहां पे आपको ये रहना चाहिए कि नहीं, ये 200 मीटर के नीचे जो होते हैं उसे डीप सीटेड बोलते हैं। इतना आसान नहीं होता कि आप खोद दें। अगर आपकी हाइट ही मान लीजिए अभी लगभग लगभग जो है 5-10 के आसपास है एग्जाम्पल, ठीक है, तो लगभग वो होता है आपका 178 to 180, ठीक है, 5-10 लगभग 180 के आसपास आप पकड़ लीजिए। ये होता है मतलब 1.8 मीटर। अब अपने हाइट का गड्ढा गड्ढा खोदिएगा तो उसी में लगेगा बाप रे बाप कितना मेहनत कर लिए। तो ये 200 मीटर होता है, काफी ज्यादा डीप होता है। क्लियर। इसके बाद ये जो है आपका कंपोजिट लाइसेंस। कंपोजिट लाइसेंस का मतलब क्या हो गया, आप गए, आपने गड्ढा खोदा, मिनरल्स निकाल लिए, ठीक है, तो एक ये हो गया कि आपने माइनिंग की, खुदाई की और निकाल लिया। अब इसी को आप खुद वही कंपनी प्रोसेस भी कर रही है, उससे और कुछ चीजें निकाल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मानिए कोई ये है, आपको लाइसेंस लेने गई कंपनी। अब कंपनी क्या कर रही है, बॉक्साइट निकाल रही है, ठीक है, बॉक्साइट निकाल रही है, तो बॉक्साइट और माइनिंग से निकाल लिया, उससे अब एल्यूमिनियम अलग होता है कि नहीं। तो वो सबको अगर अलग करना हो तो वो क्या प्रोसेस के थ्रू होगा, प्रोसेसिंग, वो हो गया। या आप ऐसे समझिए कि जो क्रूड ऑयल होता है, ये क्रूड ऑयल से लेना देना नहीं है, इसको बस बता रहा हूँ। क्रूड ऑयल में उसी में पेट्रोल होता है, उसी में डीजल होता है, उसी में कैरोसिन, सब उसी में ही होता है। तो क्रूड ऑयल तो आपने निकाल लिया, ओके, क्रूड ऑयल माइन करके निकाल लिया, अब उसका जब प्रोसेसिंग करिए, पेट्रोल वेट्रोल सब अलग करिएगा, डीजल अलग करिएगा, वो प्रोसेसिंग हो गया। आई बात समझ में। तो कंपोजिट लाइसेंस में क्या होता है, माइनिंग भी मिल जाता है, साथ साथ क्या है, उसका प्रोसेसिंग भी मिल जाता है। ओके, उसका जो है प्रोसेसिंग भी मिल जाता है। ये आपको यहाँ पर दिमाग में बैठा के रखना है।
ठीक है। प्रोसेसिंग, ये वर्ड क्या दिया हुआ है आपको पीछे जो है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए, प्रोसेसिंग, कि भाई कंट्रोल तो करता ही है रेयर अर्थ मेटल, और इसका प्रोसेसिंग तो मेन जो है प्रोसेसिंग से रिलेटेड रहता है। ठीक है, चाइना का बात कर रहा है, तो प्रोसेसिंग वगैरह जो है। अब अगर हम बात करें रिसेंटली, ये चीजें पास हुई है, ठीक है, इसमें डीप सीटेड ये होता है, कंपोजिट लाइसेंस ये होता है, हमने पता कर लिया। अब अगर बात की जाए तो 2023 में जब लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाली गई थी। इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि भाई 24 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, उसका नाम लिस्ट में डाला गया था कि इसका भी जो है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करना है भारत को। वरना हम बहुत ज्यादा किसके अधीन है? चाइना के। हम क्या, पूरी दुनिया अधीन है? कैसे? वर्ल्ड का 60 से 70% जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन जो है, कहाँ हो रहा है? सिर्फ चाइना में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि रेयर अर्थ सिर्फ यहीं पे चाइना में ही पाए जाते हैं? इसलिए जी नहीं, ऐसा नहीं है, पाए हर जगह कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में जाते हैं, लेकिन चाइना सबसे ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, इतना प्रोडक्शन कर रहा है। वही 200 मीटर नीचे और ये सब अगर आपको कहीं करना होगा तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है। और ये मिलते भी कम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कोयला और बाकी बॉक्साइट और आयरन ओर की तरह बहुत ज्यादा मिल जाए। तो ये सब जो इसमें कंसर्न्स होते हैं। अब इतना कर रहा है, साथ में 80 से 90% क्या, ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेस लगभग 90% के आसपास कर रहा है। मतलब सोच लीजिए, पूरी दुनिया को मांगना, कटोरा लेके मांग रही है। ये सच्चाई है अभी के टाइम में। और अब इसमें एक चीज सबसे ज्यादा सोचने वाली है कि 90% के अराउंड तो आपने ले लिया। अच्छा, अगर चाइना है बोल दे कि यार हम नहीं देंगे, जाओ, हम नहीं देते, तो क्या होगा? अब भारत में चल रहा है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए, क्लाइमेट गोल की भी वर्ल्ड में बात चल रही है कि नहीं? तो उसके लिए क्लाइमेट गोल के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सिलिकॉन, टेरियम, इंडियम, गैलियम, ये सब जिसे फोटोवोल्टिक सेल वगैरह बनते हैं, सोलर एनर्जी वगैरह के लिए काम आता है। ये सब क्या है? रेयर अर्थ मेटल है, एलिमेंट है, चाइना से आ रहा है। तो वरना आपका क्लीन एनर्जी का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ओके। जो परमानेंट मैग्नेट जो होता है, यूज एज अ परमानेंट मैग्नेट फॉर विंड टर्बाइन्स, जो है आपका डिप्सो, ये जो है आपका डिस्प्रोशियम एंड न्योडियम। ये याद रखेंगे, ये सब क्या है आपको पूछा जा सकता है। ये सिलिकॉन, टेरिलियम, इंडियम, गैलियम क्या चीज के लिए यूज होता है? एक स्टेटमेंट बना देगा, फोटोवोल्टिक के लिए। ये किस में होता है? ये आपका विंड टर्बाइन्स वगैरह में यूज होता है। तो ये सपना जो क्लीन एनर्जी का है, ये सपना ही रह जाएगा फिर, है ना? तो इतना ज्यादा जो ये है, ये एक्ट आया क्यों, बिल क्यों आया, इसीलिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात की जाए तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, 24 मिनरल्स की बात की है ना, यहाँ पे डाला है। कुछ ऑलरेडी रहे होंगे, बाकी पे अब ऐड किया गया है। उसी में इसमें क्या क्या सबसे ज्यादा, लिथियम अब देखते हैं बहुत यूज होता है, लिथियम बेस्ड बैटरीज वगैरह जो होती हैं, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, तो लिथियम आयन बैटरीज, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपका नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन जो है वो पूरा हो पाएगा। आ रही है बात समझ में? तभी जो ये पूरा हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अदरवाइज आपका ये भी सपना सपना ही रह जाएगा। जब हम इतना ईवी में अच्छा कर रहे हैं, आप देखिए ओला, देखिए अगर टू व्हीलर में भी देखिएगा, ओला है, एंथर है, टीवीएस आई क्यूब है, बहुत सारे व्हीकल्स है ना, जो कि 200-200 किलोमीटर तक अब एक चार्ज में चल जाते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें मिल रहा है लगभग, चाइना जो है हमें ये दे रहा है। तो ये जो चाइना से बायलेटरल ट्रेड जो बोलते खत्म कर दे क्या? आपको लगेगा से पूरा अंधकार ही छा जाएगा। सच्चाई है। तो ये चीज समझनी है भाई, जो चीज जरूरी नहीं है, गैर जरूरी चीजें हम ना खरीदें। वो तो हम हमारी पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है कि जो गैर जरूरी खर्चे हैं हम वो ना करें। हम मूवी टिकट्स ना देखें, हम ये सब ना देखे चलेगा। एजुकेशन को बढ़ावा दें। हम मूवी को बढ़ावा देके क्या करेंगे? ये शाहरुख खान इतने करोड़ कमाए, इतना ये कमाए, लेकिन अब वही आप देखते हैं, एक तरफ जैसे खान सर, उन्होंने इतने करोड़ कमाए तो कितना कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये यहाँ पर ये चीजें जो है काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि एजुकेशन जितना ज्यादा फैलेगा, एक तो आप सबको रोजगार मिलेगा, है कि नहीं? आप सबको रोजगार मिलेगा कि अब अगर आप ये पढ़ रहे हैं, ये आपके सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बाकी अदर एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए है, ये स्टेट पीसीएस के लिए, तो ये जो है आप सबके काम आएगा। मूवी क्या काम आने वाली है कि नहीं? तो वो अननेसेसरी खर्चे कम करने हैं, लेकिन जो नेसेसरी है वो आपको जरूरी है, और हर कंट्री से एक अच्छा रिलेशन बना के रखना भी, इसलिए एक जरूरत भी है और मजबूरी भी है। ओके।
और हर चीज को मजबूरी का नाम देना भी सही नहीं है, इसलिए जरूरत है फिलहाल कि भाई अगर ये बंद कर दे तो क्या। इसलिए भारत ने ये किया है। ओके, तो भारत जब कर पाएगा, एक्सप्लोरेशन करेगा, वो अलग चीज है अभी। लेकिन अभी तक कौन सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को ये सब चीजों में? चाइना। सिक्योरिंग डिजिटल सॉवरेनिटी की अगर बात की जाए, तो सिलिकॉन जो होता है उससे माइक्रोचिप्स वगैरह बनती है, जो कि और कोबाल्ट जो है मेमोरी वगैरह जो उसमें चिप वगैरह होती है उसमें यूज होता है। तो सब कहाँ से? चाइना। एक्सेलरेटिंग एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके लिए भी जो है ये यूज होता है। जैसे चिली जो है, जो साउथ अमेरिका में है, चिली, वो भी जो है यहाँ पे कॉपर रेवेन्यू को यूज करता है अपना पॉवर्टी रिडक्शन। उनके पास कॉपर वगैरह काफी अच्छा है, तो उससे बोलते हैं जब पैसा आएगा हम पॉवर्टी रिडक्शन में काम करेंगे, इंप्रूव करेंगे हेल्थ सर्विस को। तो एसडीजी 1 और 3 जो है इस पे फोकस करता है। आई बात समझ में? इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब की अमेंडमेंट और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो देखिए, ये जो लीज होल्डर्स है ना, ये अप्लाई कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को फॉर एडिंग अदर मिनरल्स टू एन एग्जिस्टिंग लीज। अब क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ अदर मिनरल्स इन माइनिंग लीज। मानिए अब एक जगह खुदाई हो गई, अब बाकी मिनरल्स को भी जो है उस माइनिंग लीज में ऐड कर दें। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मानिए आप गए थे कोबाल्ट की खुदाई करने, एग्जाम्पल, मिल गया कोबाल्ट आपको, बट साथ में निकल भी मिल रहा है। तो अब ये नहीं कि इसके लिए हम अलग से बिड डालें, अलग से ये करें और फिर दूसरी जगह जाके खुदाई हो, नहीं ना। वहां जब ऑलरेडी हो चुकी है, मिनरल्स है ही, तो हम वहीं से कर लें, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अदरवाइज इतना करने में वो कॉस्ट भी बहुत हाई हो जाएगी। तो वही बात चल रही है कि अदर मिनरल्स माइनिंग लीज में इंक्लूजन किया जा सकता है। क्लियर? क्योंकि एक तो ये दिक्कत क्या, दीज मिनरल्स आर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी एंड आर डिफिकल्ट टू माइन एंड प्रोसेस। ठीक है, माइन करना ही टफ है और उसका प्रोसेस भी टफ हो जाता है, इसीलिए तो यहां पर ये बात की गई, इंक्लूजन किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, इसी की एग्जांपल हो गया कि निकेल और कोबाल्ट आर जनरली फाउंड इन एसोसिएटेड विद कॉपर ओर्स। तो जहां पे कॉपर ओर्स रहेंगे, वहां पे कोबाल्ट और निकेल वगैरह जो है उसके होने की चांसेस काफी हाई होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक साथ जो है सबके लिए लाइसेंस दे सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ कॉन्टिजियस एरिया। अब मानिए अलाउ फॉर वन टाइम एक्सटेंशन। अब मानिए ये इतना एरिया है जो कि लगभग लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, अब यहां पे कहना है कि एरिया अंडर माइनिंग अप टू 10%। मतलब कि अब मानिए आप माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पर और आपको अच्छा खासा मिल रहा है, उम्मीद है शायद कि इसकी ये सब एरिया में भी थोड़ा और माइन कर ले, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो है वन टाइम एक्सटेंशन देने की बात की जाती है कि ठीक है, माइनिंग के लिए 10% एरिया हम और दे देंगे। और कंपोजिट लीज जिसमें प्रोसेसिंग भी अलाउड है, 30% एरिया तक जो है आप वन टाइम बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इतना तक जो आप बढ़ा सकते हैं उसी लीज में। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मिनरल्स में नॉट बी इकोनॉमिकली वायबल अंडर अ सेपरेट लाइसेंस। कि हो सकता है इतने ही दूर तक के लिए बस अवेलेबल है, जो साइंटिस्ट ने भी चेक किया, जियोलॉजिस्ट ने भी जो चेक किया कि इतना ही है। अब इतने के लिए नया लीज भी दोगे फायदा नहीं है, उसी पे एक्सटेंड कर दो। और थोड़ा बहुत अगर यहाँ बच भी जाता है तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? तो मेजर जो है एरिया यहाँ पे आ जाएगा। अगर कहीं हम मान लीजिए अपनी तरह खुदाई की, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो ऐसे ही लॉस है, लेकिन अच्छा आ रहा है तो आसपास का एरिया आप और ले सकते हो उसी लीज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार समझ में, तो ये सब लॉजिक्स है, समझना है कि भाई कैसे क्या काम करना है, नहीं करना है, क्या बेहतर हुआ। अप टू 10% लिया है, इसमें वन टाइम एक्सटेंशन है, ये सब याद रख लेंगे। वन टाइम एक्सटेंशन दिया है 10% तक इसमें, और कंपोजिट लीज लीज में 30%। अब आपको लगेगा कि यार सर, नहीं पूछा प्रीलिम्स में तो मेंस में लिखिए ना ये सब चीजें, चीजों पे, है कि नहीं? तो यही होता है, आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की और इंटरव्यू की प्रिपरेशन को अलग आपको नहीं लेना है। ठीक है, सब साथ साथ ही होता है। यही चीजें जब आप इंटरव्यू में बताएंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी कि हाँ, इस तरीके से सर यहाँ पे प्लान किया गया कि वन टाइम एक्सटेंशन भी दिया जा सके। ओके, इसके बाद जो है आपका मेंस आंसर राइटिंग में कैन राइट कि क्या क्या अच्छी चीजें हैं और क्या किया जा सकता है उसमें। ठीक है, या फिर इसी का हवाला देके कोई और चीजों में कहीं इम्प्लीमेंट इस तरीके का हम कर सकते हैं लॉ, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? इस तरीके से जो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, ये प्रमोट किया जाए इन्वेस्टमेंट को माइनिंग सेक्टर में। ब्रिंग मोर मिनरल्स इन मार्केट। अब क्या होता है, पहले कैप था कि जितना भी निकलेगा सिर्फ उसका 50% ही जो है 1/2 आप सेल कर पाएंगे।
ओके, बाकी को स्टॉक में रखने की बात की जाती थी एक तरीके से। अब वो सब हटा दिया कि नहीं भाई, जितना है आप मार्केट में सेल कर दीजिए। इससे क्या होगा, मार्केट में मिनरल्स की ये बढ़ जाएगा। और जब सेल जितना ज्यादा करिएगा तो उसमें जो टैक्स वैक्स रहता है, सेलिंग वगैरह, तो स्टेट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये ओवरऑल हर चीज में यहाँ पर फायदा ही है, क्योंकि जहां पर हमें ऑलरेडी डेफिसिट है, हम बाहर देश से इंपोर्ट ही कर रहे हैं, तो हम पूरा क्यों ना यूटिलाइज करें, किस बात का आपको स्टोर करके रखना है कि नहीं। तो वो चीजें भी हैं। तो इससे एक ये भी भरोसा आता है कि भारत का इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छा है। वो चिली से भी खरीद लेगा, वो चाइना से भी खरीद लेगा, जहां मिलेगा वहां से खरीद लेगा, प्लस अपना प्रोडक्शन को भी जो है ऑप्टिमम लेवल पे यूज कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद जो है, इस पे और इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो फरवरी 2025 के मैगजीन में जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल ऑलरेडी वहां पर डिस्कस किया हुआ है। गिग वर्कर की अगर हम बात करें तो इस पे जो है वेलफेयर बिल आया हुआ है। अभी एक्ट बनेगा तब इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन गिग वर्कर क्या होते हैं ये तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इंडिया में जो है लगभग 77 लाख वर्कर है जो कि गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। ओके, किसके अकॉर्डिंग, नीति आयोग के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, काफी ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, आप ये एक जगह नोट डाउन रख सकते हैं, क्योंकि भाई नीति आयोग ने कहा है। मेन आंसर राइटिंग में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है 2.35 करोड़ गिग वर्कर जो है 2030 तक होने वाला है। लगभग लगभग से जो तिगुना हो जाएंगे। इंक्रीज विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 13% पर एनम। 13% के आसपास पर एनम यहाँ पे ये बढ़ने वाला है। अब गिग वर्कर जो है, आप देखिए रैपिडो में जो गाड़ियां चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ओला में, जोमेटो में, स्विगी में, ब्लिंकिट में, ये इस तरीके के जितने भी हैं, क्या वो फिक्स है इनकम उनकी वहां पे, सैलरीड है नहीं, ठीक है, काइंड ऑफ फ्रीलांसर ही है, लेकिन वहां पे क्या वो अटैच्ड है उनके साथ। ओके, कुछ लीगली बाइंडिंग अटैच्ड है। तो ये जो जितने भी होते हैं क्या, ये सब गिग वर्कर है। ओके, ये सब जो है सारे के सारे जो है ये गिग वर्कर्स हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये है, इसलिए बढ़ते जा रहा है, इसलिए जो है ये इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अब इनके लिए ना वेलफेयर बोर्ड लाने की बात चल रही है, क्योंकि देखिए अगर मानिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर रहता है, आपका पीएफ रिडक्शन होता है। ओके, और बहुत सारी चीजें होती है, बट क्या यहाँ पीएफ रिडक्शन होगा, नहीं होगा। आपका मन है काम करिएगा करिएगा, नहीं करिएगा तो नहीं करिएगा, है कि नहीं। हो सकता है आप तो बहुत बार देखते होंगे कि एक ही बाइक वाला है, ओला में भी, उबेर में भी, रैपिडो में भी लगा हुआ है, जहां जिसपे मन चला रहा है। तो ऐसे में ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई इनको पीएफ दे, बाकी दे, बट मिनिमम क्या क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो वो सब की भी यहाँ पर जो है बेसिकली बात हो रही है, कि जो एग्रीगेटर होते हैं, जो रजिस्टर करते हैं गिग वर्कर को, उसके बाद वर्क टर्म्स दे एक्सप्लेन हाउ ऑटोमेटेड सिस्टम अफेक्ट देयर कंडीशंस। ठीक है, ये सब कुछ राजस्थान और बिहार की बात की जाए तो उन्हें पास किया हुआ है लॉ। ठीक है, राजस्थान और इनने इस पे कानून भी पास किया हुआ है। अभी फिलहाल ये बिल है, बाद में जब एक्ट बनेगा तब ये देखेंगे। रीजन क्या है ग्रोथ की, भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड। 65% जो इंडिया ने 15 से 64 साल की उम्र में है, मतलब वर्किंग एज कितनी है, 15 से 64 मानी जाती है। दिमाग में ये ना रख ले कि 21 साल की उम्र जो है या 18 साल के प्लस वाले काम करते हैं, जी नहीं, 15 प्लस पे है। और ये 60 पे रिटायर होते नहीं, 64 तक काउंट होता है। ओके, वर्किंग। रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बन में इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि जितने ज्यादा रैपिडो वाले आ जाए, ये आ जाए, बढ़िया ही है कि नहीं। तो इसीलिए काम मिल जाता है कि एक ही बाइक चला के जो है इंसान अभी 30-35 हजार रुपए कमा ले रहा है, और वही नॉर्मल कुछ करके भी नहीं कमा पा रहा है। तो ये सब के कारण भी जो है इसका ग्रोथ बढ़ते चले जा रहा है। बाकी हर कोई आप देखिए स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया है, तो ये भी एक रीजन है। क्योंकि हर घर में कम से कम जो 85% घर में लगभग एक ही स्मार्टफोन तो है ही है। तो यार बुक कर देना मेरे लिए कैब, मेरे लिए ये, मेरे लिए ऑनलाइन खाना मंगा दो, होता है ना। तो ये सब जो है सारे गिग वर्कर्स वगैरह ही होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, टू यूटिलाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसके कारण बिजनेसेस दैट सर्व द गिग इकोनॉमी अकाउंट फॉर 56% ऑफ न्यू जॉब क्रिएटेड इन इंडिया। तो जो नए जॉब आ रहे हैं ना, लगभग 56% गिग वर्कर्स ही आ रहे हैं। क्योंकि कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि यार फिक्स सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, काम करेगा कि नहीं करेगा। अब अपने खुद ही इंसेंटिव के लिए खुद ही काम करते हैं, खुद पैसा ले जाते हैं। अगर कोई भी मान लीजिए पैसा लाके दे रहा है, सपोज करिए 50 हजार कमा के दे रहा है, और उसमें से कंपनी उसको 40 हजार दे देगी, ठीक है चलो मेरा 10 हजार बच गया, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे जो है 1,000 लोग और है। ठीक है, तो 1,000 × 10 हजार जो है मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर, एक एग्जांपल बताइए, बन रहा है, ठीक है, मंथली। तो उनका काम चल जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट से लेके बाकी सब कुछ। तो ये चीजें होती है यहाँ पर।
फॉर सेफ्टी पर्पस की अगर बात की जाए, देखिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इंडियन गिग वर्कर माइट सी 250 बिलियन इन ट्रांजेक्शन, जो कि 1.2% है जीडीपी का। तो ये भी एक अमाउंट पे उनके पास देखिए अच्छा खासा जो है पहुंच रहा है। फायदा क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, जब मन करेंगे, अभी मन हो गया गांव जाने का तो खेती कर रहे हैं, वापस अगर चला रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे फ्लेक्सिबल आवर्स भी होता है, दिन में काम करे शाम में करे। बहुत सारे जो होते हैं ऑफिस आवर्स के बाद भी इसको यूटिलाइज कर लेते हैं कि चलो एक दो घंटे में अपना काम करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेता हूँ, क्योंकि शहर में खर्चे बहुत है। स्किल डेवलपमेंट वगैरह भी जो है यहाँ से हो जाता है। ठीक है, इससे इंसान सीखता है डिजिटल लिटरेसी, पेमेंट लेना वेना सब सीख रहे हैं कि नहीं। हाँ तो यहाँ तो मजबूरी हो जाती है, तो पेमेंट लेना ही सब सीख रहे होते हैं। आप जो है गूगल मैप का यूज करते हुए वो सब भी सीख जाते हैं कहाँ पे है नहीं है। ये सब जो सेल्फ मैनेजमेंट खुद सीख जाते हैं, कैसे जाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कब रेटिंग अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह भी इनकी अच्छी रहती है। अच्छा सर ऐसी दिक्कत हो गई है, नहीं हम कोशिश करते हैं, जल्दी आ रहे हैं, परेशान मत होइए। कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है कि नहीं। बाकी जिसका खराब होगा तुरंत एक उसकी रेटिंग करके ये कर दीजिएगा। तो वो सभी बहुत लर्निंग होती है। और हमें भी एज ए कंज्यूमर हमारी भी लर्निंग है कि भाई हमें भी उनके साथ अच्छा होना चाहिए। वो हमें भी रेटिंग देते हैं कि नहीं अच्छे थे, बढ़िया थे, है कि नहीं। तो ये सब जो चीजें रहती हैं, कंज्यूमर के लिए क्या, ग्लोबल मार्केट मिल गया, एयर बीएनबी अमेजोन ये सब के लिए, ग्रेटर कन्वीनियंस वगैरह, ये सब जो यहाँ पर मिलता है। अब लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, अब इनफॉर्मल एम्प्लॉय है तो सोशल सिक्योरिटी कैसे क्या आएगी, वही बात हो जाती है। जैसे कहा ना, पीएफ हो, इंश्योरेंस हो एंड ऑल। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न जो है, ड्यू टू नेचर ऑफ जॉब, टाइट डिलीवरी शेड्यूल कैन काउज एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। ये कर सकते हैं कि भाई जब डिलीवरी कर रहा है कुछ कर रहा है तो सब इंश्योरेंस वगैरह दे दो, कुछ हुआ तो कम से कम जो है इतना इंश्योर रहेगा, 25 लाख से 50 लाख से। वो सब चीजें की जा सकती है। वर्किंग आवर्स जो है 60% ऑफ द प्लेटफॉर्म वर्कर्स वर्क 7 डेज अ वीक, और सातों दिन काम करते हैं। ये पैसा हर दिन का चाहिए रहता है ना, कि अगर मान लीजिए आज काम नहीं किया तो 1,500 रुपये नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 की है, ठीक है, महीने की, तो अब आप छुट्टी ले भी लो तो भी 30 ही आएगा, तो ऐसा लगता है रिलैक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ रहेगा कि नहीं, मैं 30 लूंगा लेकिन बाकी दिन काम नहीं करूंगा तो कमाई उतनी नहीं आएगी। बाकी दिन मैं चाहूँ तो और काम करके बाकी 8 दिन मैं 15,000 और कमा सकता हूँ, अगर मान लीजिए हफ्ते में कोई 5 दिन डेज वर्किंग है उस हिसाब से। तो ये यहाँ पे रहता है, इसलिए वो सातों दिन जनरली काम करते हैं। और जो 47% वर्कर है वो 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। तो अब देखिए कैब वाले हैं, ओला उबेर मतलब किए रहते हैं, जोमेटो डिलीवर किए जा रहे हैं। तो बहुत ये सब जो चीजें रहती है। क्लियर। अब स्टेप टेकन किया गया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, वी प्रोवाइड दी एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू गिग वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी दी जाए, इंश्योर अ यूनिवर्सल मिनिमम एंड फ्लोर वेज फॉर ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर। ठीक है। ई श्रम पोर्टल, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर। तो ये सब जो है यहाँ पे श्रम पोर्टल वगैरह बनाया गया है कि जहां से गिग वर्कर्स को भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्क वगैरह मिल सके। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी दिया गया है गिग वर्कर को कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह मिल जाए कि खुदा न खास्ता कुछ हो तो ये सब जो चीजें यहाँ पे हल्की की गई है। इनकम टैक्स एक्ट की बात की जाए तो ये जो है आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कब? 26 से। ठीक है। इसका एम क्या है कि टैक्स नेट जो है आपका ब्रिंग इनटू द टैक्स नेट लाइक जीरो टैक्स कंपनीज विच इन स्पाइट ऑफ अर्निंग सब्सटेंशियल बुक प्रॉफिट एंड हैव पेड हैंडसम डिविडेंड डू नॉट पे एनी टैक्स ड्यू टू वेरियस टैक्स कंसेशन एंड इंसेंटिव्स। तो ये सब है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट की बात चल रही है। तो ये जो है आपका द प्रोविजन ऑफ मैटर एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स ओनली, तो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए और बाकी के लिए नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए है। इट हैज सिमिलर प्रोविजन एज बैट विच इज एप्लीकेबल टू नॉन टैक्स पेयर्स, कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए। ठीक है, कॉर्पोरेट प्लेयर्स के लिए होता है। टैक्स स्टेबिलिटी इन कोर टैक्स एलिमेंट कैसे आएगा, टैक्स रेट जो है और जो रिजीम है फॉर इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस रिमेन्स अनचेंज, तो इस पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं टैक्स रेट्स वगैरह पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ना रहे दिमाग में कि फिर कुछ चेंज किया है, बढ़ाया है या कुछ है वैसा, जी नहीं। देयर आर नो चेंजेस इन
ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, तो जो ऑफेंस पेनल्टी जो है वो वैसा ही रहेगा, फेसलेस कनेक्शन ही कलेक्शन ही हुआ करेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। फेसलेस इसीलिए ये एकदम से होता है ना, टॉर्चर करने लगते हैं टैक्स डिपार्टमेंट वाले, इतना हुआ ये हुआ, मूवी आपने देखी होगी, रेड हो रहा है ये हो रहा है। तो नहीं, फेसलेस आप इतने प्यार से टैक्स भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, ऑनलाइन सब कम्यूटेशन होगा, और कुछ दिक्कत होती है तो आपको मेल आ जाएगा या फिर आपके आईटीआर पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो चीजें होती है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस जो है, ईएसजी, ईएसजी जो है यहाँ पर, क्योंकि रिकमेंडेशन दिया हुआ है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कि ईएसजी फ्रेमवर्क जो है इंडिया में उसे इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव करने की बात है। अब इसमें होता क्या एग्जैक्टली exactly? आपका ई से इन्वायरमेंट है, एक्चुअली इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस को और ज्यादा इंप्रूव करने की बात की गई है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल एक्सेस है वो बेटर हो सकेगा। ऑपरेशनल इफिशियंसी जो है, लेकिन इससे वो भी क्या होगी, बेटर होगी। भाई इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी? अगर आपकी किसी भी चीज में इफिशियंसी बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन होगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, रिड्यूस होगा कॉस्ट थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिस लाइक रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन एंड ऑल। क्लियर? तो ये जो चीजें यहाँ पर है, इससे ज्यादा इस में कुछ देखने का नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है भाई ईएसजी क्या होता है, आपको उस नाम से समझ में आया कि इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस जो है इससे रिलेटेड है। ये फ्रेमवर्क में क्या करना है आपको, की एरिया जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसको मिनिमाइज करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, ठीक है, चलिए। इसके बाद जो है अगला देखेंगे हम, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। आप बहुत बार देखते होंगे गूगल पे इतने का करोड़ का पेनल्टी लगाई है, कहीं और पेनल्टी लगाई, क्यों? क्योंकि क्या होता है, गूगल आप जैसे देखिएगा, गूगल क्रोम आपको दिखाई देगा कि आपके एंड्रॉइड फोन में गूगल क्रोम ऑलरेडी है, तो मोजिला फायरफॉक्स क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे अरे सर वो काम का नहीं है, ढंग का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी सब पर ढंग के थे, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी एक चीज है, आपके पास ऑलरेडी एक चीज है, ठीक है, तो इसमें कैसे कुछ और करेगा। एग्जांपल देता हूँ कि मानिए आपने एक लैपटॉप खरीदा या आपने मोबाइल खरीदा, और हर एंड्रॉइड मोबाइल में यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ लेक्चर जो है फ्री है, हमारा प्रीलिम्स और मेंस कोर्स उसमें फ्री है। तो अब आप, और उसको आप हटा नहीं सकते, भले आप पढ़ो ना पढ़ो, भले आपको दूसरा इंस्टॉल करना है कर लो। ठीक है, भले दूसरा, भले वो भी फ्री में ही रहेगा एग्जाम्पल के लिए, लेकिन दूसरा आप क्यों कहोगे, चलो ठीक है यही है, पहले इसी को यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कैसे बाकी फ्री आए ना आए, और आपको फिर ये ठीक लग रहा है तो हाँ यार यही चलने देते हैं। बट ये इक्वल नहीं हुआ ना। अब ये है कि अगर भाई सबको इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी होती कि नहीं, ठीक है, सारा कोर्स जो है वो स्टूडेंट खुद देखेगा अपने हिसाब से, फिर वो अपने इसमें इंस्टॉल करेगा। ठीक है, बट कोई ऐप अपने आप इंस्टॉल रहे तो वो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज रहती है, और आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। आप बाकी को तो अनइंस्टॉल कर सकते, गूगल क्रोम करके देखिएगा, नहीं कर पाइए। तो वो सब जो चीजें, इससे क्या होता है कि कंपटीशन को किल कर देता है ये। आप उसी को ज्यादा यूज करिएगा, बाकी को नए को इंस्टॉल करिएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में कैसे चलेगा? क्लियर? तो ये कंपटीशन कमीशन का काम होता है कि भाई कुछ भी ऐसा कोई कर रहा हो तो उसको उस पर देखो, ध्यान दो, गलत तरीके से कर रहा है पेनल्टी लगाओ। लेकिन वो 200-300 करोड़ की पेनल्टी वो ऐसी भर देते हैं, उनका बोलना है इससे तो हमारी कमाई हो जाती है। ओके, पेनल्टी देना थोड़ा यूरोप की तरह दो कि लगे कि हाँ 10-20 हजार करोड़ की पेनल्टी दी है, तो वो, बट कंपटीशन कमीशन का यही काम होता है भाई, सब कंपटीशन बराबर है। ये नहीं कि पता चल रहा है कि अब facebook.com डोमेन है तो उसके लिए स्पीड इंटरनेट की अच्छी रहेगी, तो बाकी पढ़ाई वढ़ाई और बाकी काम की तो वहां पे स्लो चल रहा है। जी नहीं, कोई भी वेबसाइट खोले, इंटरनेट प्रोवाइडर को, चाहे वो वोडाफोन हो, जियो हो, एयरटेल हो, उसको सेम ही स्पीड देनी है। ठीक है, अपनी स्पीड कुछ भी हो ठीक है, लेकिन सब वेबसाइट के लिए भी सेम ही होनी चाहिए। तो वो सब जो चीजें यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है, जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत में हो। और मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए के अंडर में ये आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए यही गूगल केस, अब जो बात चल रही है ना, ये सब 135 करोड़ पेनल्टी, ये जो पूरी आपको कहानी बताए रखी है, ये सब वही सब यहाँ पर बात चल रहा है। और ये न्यूज जो है ना, ये बार बार आती है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है पिछले 2 सालों में मैंने 5वीं से 7वीं बार पढ़ाया है, इसलिए मुझे तो मतलब रटा सा गया है।
है ना, यही सब जो कहानी है जो बताया, ये आपको क्या लग रहा है कि ये मैं पेज नेक्स्ट देख के रखता हूँ? बिल्कुल नहीं। अब इतने बार आप पढ़ चुके हैं, तो उससे क्या फायदा होता है ना कि आपको वो चीजें ऑलरेडी आपके दिमाग में होती है कि नहीं? इसलिए इतना स्मूथली जो है यहाँ पर ये चीजें हो जाती है कि नहीं? तो इसीलिए बार बार है आपको प्लेलिस्ट जो है, आप जाए चैनल के प्लेलिस्ट पे और आप कंप्लीट करें। ये क्या सोचना है कि इस साल इसी महीने का पढ़ेंगे, हम 6 महीने पुराना नहीं पढ़ेंगे। अरे आप जब हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो आप ये सोचते हैं क्या कि बस 1947 तक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे और अभी बस 6 महीने का पढ़ के चले जाएंगे? तब तो हो गया, है कि नहीं? कम से कम करंट अफेयर्स पिछले 2 साल का तो रेडी होना ही चाहिए, तभी कुछ कंपटीशन में हो सकता है। क्लियर? क्योंकि आप ना द हिंदू पढ़िएगा डेली, ना बाकी चीजें करिएगा, और अब इसमें भी कंजूसी करिएगा, तो कैसे चलेगा? ओके, तो ये है आपका सीसीआई। चलिए, अब कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह है यहाँ पे, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। बाकी हाँ, एक जीडीपीआर आप याद रखेंगे, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। ओके, जब डेटा प्रोटेक्शन की बात आती है तो मेन ये यहाँ से निकल के आया था, ये था यूरोपियन यूनियन का। ओके, अब वही हो गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात तो हर देश करने लग गया है। बट मेन जो था यहाँ पे जीडीपीआर, इसमें थोड़ा सा आप चाहे तो गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो कंटिन्यू है हमारे साथ पिछले 2 एक सालों से, उनने वहां पे अच्छे से इसका एनालिसिस किया ही हुआ होगा। इंडियन पोर्ट एक्ट की बात की जाए 2025, तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एसेंट दिया है कि भाई इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 को जो रिप्लेस कर रहा है 1908। सही बात है, इतने पुराने जमाने में जो चीजें थी, अब कुछ एडवांसमेंट है, बहुत सारी चीजें आ गई है, तो उस हिसाब से ये जो चीजें बिल में चेंज होना चाहिए, है ना, एक नया एक्ट आना चाहिए। तो वही चीजें जो है अभी आपको होते हुए दिखाई दे रही है पिछले 10-20 सालों में। इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 क्या कहा गया है कि कॉन्सोलिडेट करो सारे लॉ रिलेटेड टू पोर्ट। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से तरह तरह कहीं कुछ कहीं कुछ, एक जगह ही रहे, जो कि इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट में काम है। ठीक है, तो ये आपके मेन आंसर के लिए भी एक अच्छी लाइन हो गई। फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। इंश्योर करेगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन्स। कितना अच्छा है, सब ये सब चीजें नोट डाउन करके रखेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको आप प्रीलिम्स की नजरों से देखोगे, ये सब चीजें छोड़ दोगे, कोई भी तैयारी ऐसे नहीं रहती। ठीक है, ओके। की फीचर्स और एक्ट की बात की जाए तो इसमें कौन कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर होते हैं पोर्ट के, शिपिंग एंड वाटरवेज के, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर जो इसके होते हैं। फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ईच कोस्टल स्टेट, हर कोस्टल स्टेट के भी क्या होते हैं, अपने ये होते हैं मिनिस्टर्स इन चार्ज। सेक्रेटरीट इन इंडियन नेवी एंड कोस्टल गार्ड, ये भी यहाँ पे रहेंगे। वो और मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन, सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपमेंट एंड वाटरवेज, ये सब जो मिलके है यहाँ पर ये बनाते हैं। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, ये याद रखेंगे। ये सब भी जो है इन्हीं के लिए है, ये आपका मार्पोल और ये सब जो है प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द मैरीन इन्वायरमेंट बाय शिप्स, जो शिप जो पॉल्यूशन करता है ना, उसमें भी तो यार आप क्रूड ऑयल यूज करो या न्यूक्लियर के थ्रू चलाओ, तो उसे भी मिनिमाइज करने की यहाँ पर बात की गई है। ओके, साथ में जो ट्रिटी जो अडॉप्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ के द्वारा, ये दोनों जो है बीडब्ल्यूएम कन्वेंशन और ये, तो ये यहाँ पर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, याद रखेंगे। और बीडब्ल्यूएम जो कन्वेंशन है वो हेल्प करता है स्प्रेड ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजन इन शिप्स ब्लास्ट वाटर। ठीक है, तो स्लिप ब्लास्ट वाटर में जो ये होता है, तो उसको भी स्प्रेड होने से रोकने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया है। ओके, इतना ये जो है काफी है। अब पोर्ट्स की बात की जाए तो देखिए 12 मेजर पोर्ट है भारत में, हमारे प्यारे भारत में कितने हैं? 12 मेजर पोर्ट है। 13th जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ पे कंस्ट्रक्शन में? महाराष्ट्र में। किस डिस्ट्रिक्ट में? पालघर डिस्ट्रिक्ट में। भाई एमपी, मतलब महाराष्ट्र पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये यूपीएससी के लिए भी है, क्योंकि मेजर पोर्ट्स वगैरह जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये 200 अप्रोक्सीमेटली 200 नॉन मेजर पोर्ट्स भी हैं, छोटे छोटे भी पोर्ट्स है नॉन मेजर। ओके, बाकी 95% जो इंडिया का ट्रेड बाई वॉल्यूम होता है ना, और 75 बाई वैल्यू, ये सब मेजर पोर्ट से ही होते हैं। क्लियर? आपका मेजर पोर्ट्स हैंडल 53% ऑफ मैरिटाइम कार्गो ट्रैफिक, बाकी नॉन मेजर जो है 47% करते हैं। आई बात समझ में? तो ये समझ लीजिए कि आपका जो 12 है ये कर रहा है 53%, 12 13,
और ये 200 मिलके कर रहे हैं 47, फिर भी स्टिल एक अच्छा खासा रेशियो है। फर्स्ट हम देख लेंगे पहला कौन सा है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी, ठीक है, बंधवन पोर्ट, मारवागुआ, मैंगलोरू, कोच्चि, तुतिकोरिन, फिर जो है आपका, ये है आपका वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट, इन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ठीक है। और इधर जो गुजरात में इंपॉर्टेंट है कांडला, ये याद आपको रखना है, ठीक है। इसलिए इस बार टिक एक एक नाम लेके आपको यहाँ पे बता दिया, ताकि आपके दिमाग में रहे। आप किसी स्टेट में वहां पे क्या हो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये 12 पोर्ट जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। 12 पोर्ट जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। लास्ट डिकेट की बात की जाए, लगभग 14-15 से 24-25 तक की, तो की प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स ऑल्सो शोड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, की लाइक आउटपुट पर शिप बर्थडे, ये इंक्रीज हो गया है 12,400 के आसपास जो टन था से 18,000 टन के आसपास आ गया है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है 48% से इंप्रूव हुआ है। कहाँ पहले 96 आवर लगता था, अब 40, मतलब एक शिप आ रहा है, धीरे से आके लग रहा है, पूरा सामान वहां से उतारा जा रहा है, फिर चढ़ाया जा रहा है, और फिर ये वापस जा रहा है। इसमें तो 96 आवर्स लगता था, लगभग लगभग देखिए अभी हाफ के आसपास हो गया। आइडियल टाइम ड्रॉप्ड कम से कम जो है, पहले 23% तक आइडियल पड़ा रहता था, अब 16% टाइम ही रहता है। मतलब भाई आप आके खड़ा हो गया, बस कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा, फिर वहां पे उतारना चालू करते हैं, करेक्ट। उतार लिया पूरा, अब फिर नए वाले खेप ही नहीं है जो चढ़ाना है, तो आइडियल पड़ा हुआ, वो भी कम हो गया, 13% का यहीं पे सुधार हो गया। तो यही जो मेजर इम्पैक्ट आपको ये इसी कारण दिख रहा है, ठीक है। आइडियल चीजें नहीं पड़ी रहनी चाहिए। इनिशिएटिव फॉर पोर्ट डेवलपमेंट, सागरमाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सागरमाला किससे, पोर्ट डेवलपमेंट से। ये भी जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी कुछ 2-3 साल पहले आया हुआ है। इसके बाद जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030, ठीक है। ये विजन है कि जो जिसके कारण परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी जो है मैरिटाइम सेक्टर में इंक्रीज किया जा सके। मेजर पोर्ट अथॉरिटी जो है वो रेगुलेशन, ऑपरेशन और प्लानिंग की बात करता है, किसके, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया के, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया की यहाँ पे बात करता है। एफडीआई पॉलिसी का है कि भाई 100% एफडीआई अलाउड है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट, कोई भी आए बोले भाई हम कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करेंगे, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, अंडर ऑटोमेटिक रूट, कि कहीं से आपको ये भी लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूवल एंड ऑल। 10 साल हो चुके हैं सागरमाला प्रोग्राम के, इससे लगभग 118% अचीव हुआ है शिपिंग में लास्ट डिकेड में। तो बहुत बड़ी बात है, शिपिंग लगभग दुगुनी हो गई है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो आप काफी कम हुआ है। यही जो कोशिश है भी हमारी, एक्सेलरेट किया जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ अराउंड लगभग लगभग 11,000 किलोमीटर तक का, ये हमारे पास कोस्ट लाइन है, और 14,500 किलोमीटर तक का नेविगेबल वाटरवेज है। ब्रह्मपुत्र देख लीजिए, गंगा देख लीजिए, बाकी रिवर्स वगैरह भी जो है, तो ये सब जो है हमारे पास है। तो इसकी बात चलिए कि यूज करके लॉजिस्टिक्स सस्ती करना, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्जिम जो है हमारा, रिड्यूस करना उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेन जो है ये किए है। वाटरवेज को भी जो है बेटर करना, जॉब क्रिएट करना, और जो है डेवलप करना स्किल्स को एज पर मैरिटाइम एंड पोर्ट सेक्टर। आई बात समझ में। 5 मेन क्या क्या इसके कंपोनेंट है, एक तो मॉडर्नाइजेशन हो अच्छे से, फिर पोर्ट कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट बढ़े, रोड वाटरवेज ये सब के थ्रू, ताकि कार्गो जो सामान वगैरह है लोडिंग अनलोडिंग आसान हो सके। पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, ये आराम से जो है पोर्ट के आसपास ही अगर इंडस्ट्रीज वगैरह रहे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाले जो होंगे उनके लिए अच्छा हो जाएगा। या इंपोर्ट करके जो आप वहां पे ये कर रहे हैं, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की जाए, कि जिससे कि स्किल डेवलपमेंट, जॉब, फिशरीज, लोकल लाइवलीहुड को भी हेल्प मिलेगी। कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज प्रमोशन, इनलैंड वाटरवे प्रमोशन से भी क्या होगा, कोस्टल शिपिंग वगैरह से तो आसानी से चीजें हो पाएंगी, पॉल्यूशन बचेगा, सस्ते में होगा, है कि नहीं। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर सागरमाला प्रोग्राम के अंडर में आती है, मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और क्या क्या अचीव किया नहीं किया, आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछा जा सके, पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि अचीवमेंट्स क्या क्या है सागरमाला प्रोग्राम के। भाई प्रोजेक्ट जो है लगभग 5.79 लाख करोड़ का है, आप समझिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। विथ 1.41 लाख करोड़ जो है
प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हो गया, इतना पैसे का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बाकी भी लगा हुआ है। तो काफी हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। की अचीवमेंट क्या है सागरमाला प्रोग्राम का? ये बूस्ट टू वाटरवेज, ये लगभग 700% का सर्ज हुआ इनलैंड वाटर वे कार्गो में। जैसे कि मानिए आप, नदी जा रही है ऐसे, आपने यहाँ पे लकड़ी डाल दी, अब अपने आप तैरते हुए यहाँ जाएगी, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर बाद वहां से आपने निकाल ली, ले ली। तो इसके कारण क्या हुआ, आराम से पहुंच गया। ट्रक रख से ज्यादा कितना कार्बन फुटप्रिंट आता, कितना कॉस्ट बढ़ जाता, वो सब चीजें नहीं बढ़ी। तो इसके अलग अलग जो है ऐसे फायदे हैं। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। अगला जो है आप देखेंगे हम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ग्राम सड़क योजना की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कॉस्ट शेयरिंग कैसे किया गया है। 60% सेंटर देगी, 40% स्टेट एंड यूटी। ठीक है, नेशनल हाईवे का तो पूरा यही देती है सेंटर। लेकिन अगर मानिए बाकी चीजें जो बन रही है, तो उसमें कैसे कॉस्ट शेयरिंग होगी? ग्राम सड़क योजना की बात कर रही है। तो ग्राम वहां भी देने के लिए अब सेंटर रेडी है। भाई 60% दे रहे, 40 लगाओ काम करो। तो वो भी बोल रहे हैं स्टेट की, चलो बढ़िया है ना, इसी बहाने हम कर लेते हैं। कहाँ हमें ही पूरा पैसा देना पड़ता अदरवाइज। तो ये जो 90% जो है यहाँ पे सेंटर देती है यूटी, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन में। ठीक है, 10% ये स्टेट देता है। और जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पर तो 100% सेंट्रली फंडेड है। नेशनल हाईवे कौन बनाता है? ये भी आपका जो है सेंट्रल ही बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की में आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड में जब आ गया ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, क्योंकि सेंटर के द्वारा किया हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कुछ परसेंट सेंटर देगी, बाकी स्टेट देगा। आई बात समझ में? ये डिफरेंस है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। ये छोटे छोटे माइन्यूट वर्ड्स होते हैं, बहुत गलतियां करवा देते हैं। भारत में लगभग 62,500 किलोमीटर ऑल वेदर रोड अब तभी तक कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि रोडवेज जो है पहले से तो खैर काफी हद तक अब सुधार है। आप सबके एरिया में कैसा है अभी? ये कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बताइएगा कि आपने कुछ चेंजेस देखे हैं या नहीं, या फिर अभी के टाइम में जो रोड है वो कैसी है ना? अभी तो रिसेंट में वैसे भी बारिश वारिश हुई है, जहाँ पे बाढ़ वगैरह है पंजाब और ये सब एरिया में। तो देखिए, जो हमारा प्रीलिम्स कोर्स था, ठीक है, जो लगभग लगभग 12,000 का था, अभी ऑफर प्राइस में 4,999 में चल रहा था। लेकिन जो लोग यहाँ पे पंजाब बिहार के अभी इसमें फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, बाढ़ पीड़ित है, तो उनके लिए जो है ये कोचिंग प्रीलिम्स की सिर्फ उसमें और 85% ऑफ करके 799, जी हाँ, सिर्फ 799 रुपीज में आपको ये पूरी बैच मिल जाएगी। पूरी बैच प्रीलिम्स की सिर्फ 799 रुपीज में। आपको क्या करना है कि आपसे आपको आधार कार्ड जो है हमें मेल करना है, बताना कि आप पंजाब या बिहार में से किस एरिया में से यहाँ पर ये है। आपको ये जो है ये बैच 799 में मिल जाएगा। और अगर मानिए आप सब इकोनॉमिकली वीक हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, और आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम है, एनुअल इनकम, फिर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं और 1 लाख से कम है, तो भाई इनकम सर्टिफिकेट प्लस एक आधार कार्ड आपको जमा करना है, हमें बस मेल कर देना है। तो भी आपको जो है ये अब 799 में प्रीलिम्स बैच दे देंगे। तो जितना हम सबसे हो पा रहा है यहाँ पे, ये है कि वो अब आप सबके लिए सहायता कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 799 रुपीज, है ना? अब ये सोचने की बात लगती है, इसमें आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको जो है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, सी सेट, सब कुछ जो है यहाँ पर प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। हर लेक्चर के पीडीएफ मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये स्कीम्स वगैरह की बात चल रही थी, तो ये आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसके लिए जो है आप सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं और बैच ले सकते हैं। ओके, पेमेंट वगैरह जो है आप यहाँ पे बात करके उसके बाद कर सकते हैं। 7617326188, 26 188 इस पे व्हाट्सअप करना है, या फिर प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com पर मेल कर सकते। ठीक है, चलिए। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी सारे जो भी ऑफर्स रहते हैं या जो भी हेल्प रहती है वहां की जाती है। क्लियर? ओके, ये सब अब आगे देखेंगे। 100th बर्थडे है, एनिवर्सरी, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर जो है आप याद रखेंगे, इनका जो है 100th बर्थडे है। ये अवार्ड इन्हें दिया गया था फूड एंड पीस के लिए, फूड एंड पीस के लिए। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाए थे, ओके, पाथवे टू बायो हैप्पीनेस, ये है स्वामीनाथन जी। ठीक है, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें कि आया था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आर्किटेक्ट, जो 1960 से 70 के बीच में जो आया भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, वो कौन लाने वाले कौन थे? स्वामीनाथन जी थे। जिससे इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्टिविटी, और आज जो हम इसमें आत्मनिर्भर है, हम एक्सपोर्ट ही करते हैं। 140 करोड़ प्लस आबादी होने के बावजूद हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता खाने की चीज, उल्टा दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें बहुत बड़ा हाथ है एम एस स्वामीनाथन जी का। ठीक है, तो उनके 100 साल हो गए, इसलिए यहाँ पर ये है। अब इस तरीके के जो होते हैं, ये प्रो पुअर होता है भाई, गरीबों को वरना और महंगा कहाँ से खा पाते हैं। ठीक है, प्रो नेचर के लिए भी एक तरीके से अच्छा है। तो ऐसे इस जो है कहीं ना कहीं इन्वेंशंस या फिर वो चीजों को टेक्नोलॉजी देश में लाना वो बहुत जरूरी है। ये याद रखेंगे, इनके 100 साल हो गए, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी की अचीवमेंट की बात की जाए तो भारत रत्न दिया गया इन्हें 2024 में। अब ये सब शर्म की भी बात है कि 2024 में दिया गया, पहले की दे देना चाहिए। अब सचिन, देखिए पार्टी की तो बात नहीं होती ना, जब सिर्फ वोट पॉलिटिक्स हो जाता है एक तरीके से। अब सचिन तेंदुलकर को तो आप दे देते हैं, लेकिन आप इनको क्यों नहीं देते? मुझे आज तक समझ नहीं आया, अभी क्यों मिला, है कि नहीं? अब हॉकी के जो जादूगर है, उन्हें भी आज तक नहीं मिला। तो ये सबको मिलना चाहिए। ये काफी एक वो चीज हो जाती है कि बट चलिए, अभी लेट देर से दिया सम्मान मिला, तो भारत रत्न जो है यहाँ पे इन्हें मिला। पद्मश्री मिल चुका था 67 में, पद्म भूषण मिल चुका था 72 में, विभूषण 1987 में, ये सब मिला था। ये भारत रत्न जो है अभी मिला। रतन टाटा को भी दिया जा सकता था। तो ये जो चीजें हैं, काफी ज्यादा सोचने की जरूरत है कि कब किन्हें क्या दे। सही टाइम पे सही वैल्यू करिएगा तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगे। विश्वनाथन आनंद को, जो अकेले के दम पे इतना ज्यादा कर रखे थे, आज चलिए बहुत लोग आ गए, गुकेश आ गए, प्रज्ञानंदा आ गए, काफी है, बट अकेला जो परचम लहरा रहे थे वो थे, उन्हें मिलता, है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं, काफी जरूरी है। और वो हम जैसे कोई आवाज उठानी है, क्यों नहीं मिला, है कि नहीं? क्यों नहीं मिला? गिफ्ट सिटी लाइक फाइनेंशियल सेंटर्स, ये जो है इंडिया फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है, ये स्टैब्लिश हुआ है विद इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी कहा है। ठीक है, पहला यहाँ पर हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखेंगे, इससे ज्यादा यहाँ पर अभी इससे कुछ पूछने वाला है नहीं। वही गिफ्ट सिटी में एक देख सकते हैं, ये आईएफएससी जो है 46th रैंक है। ओके, जो कि लगभग लगभग फिनटेक रैंक, जो रैंकिंग है इसमें 4 रैंक का सुधार हुआ है। फिनटेक मतलब जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जो रैंक्स होते हैं ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। ओके, खास कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इवन यू कैन स्किप इट, बट उतना बस याद रख ले काफी है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 8 साल के सबसे लो है, सिर्फ 1.55% है जुलाई 2025 में। ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? महंगाई बढ़ना। आज अगर मान लीजिए कोई 2024 में 100 रुपए का था, तो 2000 वही सामान जो है 2025 के जुलाई में कितने का है? 101 रुपए 55 पैसे का। तो काफी कम है जो है, यहाँ पर क्या हुआ है? रिटेल इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है काफी कम है। आई बात समझ में? अच्छा, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? जो आप और हम जो सामान खरीदते हैं ना, वो हो गया रिटेल से, कि हम जो हमारे पास आ रहा है। और एक होता है क्या, अ, जो आप जैसे कि जिनके पास आप जाते हैं ना, बहुत थोक मात्रा में जो रखते हैं, ठीक है, तो वो रिटेल है क्या? नहीं, वो रिटेल नहीं होता। तो रिटेल का मतलब ये है कि जहां पे आप जा रहे हैं और वहां से सामान खरीद रहे हैं, छोटे छोटे दुकान वगैरह में आप चले गए, तो वहां पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो रिटेल का ये दिख रहा है। ओके, तो ये इस पे जो है यहाँ पर ये आर्टिकल दिया हुआ है कि ये सबसे कम है अभी फिलहाल, 8 साल की बात की जाए तो, 8 ईयर लो। तो फूड इन्फ्लेशन जो है लगभग -1.76 है, लोएस्ट आफ्टर जनवरी। कि हल्का सा कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन कम हुआ, क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं हर चीज महंगी इतनी ज्यादा हो गई थी, तेल चावल ये सब कुछ, तो वो अब नहीं बढ़ के हल्का सा वो स्टैग्नेशन है। तो ये एक अच्छी बात है।
है कि नहीं? क्योंकि वरना ऑलरेडी महंगाई अभी काफी आसमान छू चुकी है। उस बीच में अगर ये और ज्यादा बढ़ता तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात होती। तो ये अभी सबसे कम में है। डिक्लाइन भी हुआ इन्फ्लेशन, कहीं कहीं पे जो है महंगाई कम हुई है। जैसे पल्स, हाँ बीच में आप देख सकते हैं दाल वाल बहुत महंगी हो गई थी, अब सस्ती दिखती है। प्रोडक्ट्स लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेजिटेबल्स, ठीक है, तो वेजिटेबल वगैरह का भी आपको दिख रहा होगा रेट लगभग लगभग वही चल रहा है साल दो साल से, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अभी कुछ मौसम में ही चेंजेस आ जाते हैं, बट अदरवाइज जो है वो ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंड प्रोडक्ट्स एजुकेशन वगैरह भी जो है लगभग वही वही रेट पे है। ठीक है, हल्का सा इसमें कमी ही आई है। तो वो यहाँ पे बात चली कि डिक्लाइन हुआ है, यहाँ है कि इन्फ्लेशन में। ठीक है, ओके। अब आरबीआई फ्री एआई विजन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। तो अब भाई आरबीआई भी बोल रहा है कि फ्री एआई विजन की यहाँ पर बात कर रहा है, जिसमें कि फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ एआई एडॉप्शन। तो एआई एडॉप्शन की जरूरी है कि ट्रस्ट इज द फाउंडेशन पहला, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। आपको ट्रस्ट करना ही है। पीपुल फर्स्ट, एआई शुड ऑगमेंट ह्यूमन इन डिसीजन, मतलब उसे सपोर्ट करे ना कि रिप्लेस कर दे। ठीक है, इसके बाद इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, मतलब फॉस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन विथ पर्पस, कि मतलब एक प्रॉपर इनोवेशन वगैरह भी हो एआई के थ्रू। फेयरनेस एंड इक्विटी, एआई आउटकम जो है शुड बी फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ऐसा नहीं हो कि भाई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है जो भी डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एआई की। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, डिजाइन से सिंपल होना चाहिए कि पता चला समझ ही नहीं आ रहा है। फिर सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी वगैरह जो है ये होनी चाहिए। सेवन जो सूत्र है, ये अगर आप इस तरीके से बना लें तो इस पे भी क्या होगा, मार्क्स अब ऑब्वियसली आपको मेंस में एक मार्क एडिशनल फेच कर देगा कि एआई का भी किस तरीके से यूज कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पर, अगर इस पे कुछ आरबीआई पे आ जाए तो। क्लियर, ये यहाँ पे रहेगा, इतना आप बस देख लिए समझ लिए, काफी है। वाई फ्री एआई मैटर्स, तो इस पे आप हल्का सा देख सकते हैं, स्टैट्स दिया हुआ है कि एआई ग्रोइंग इम्पैक्ट द फाइनेंशियल सेक्टर, एआई इन्वेस्टमेंट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 लाख करोड़, 97 बिलियन 2027 तक। तो बहुत ज्यादा है ये, जो कि कोर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, पेमेंट, हर जगह पे यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, आप असली स्टॉक में भी देखते होंगे एआई ट्रेडिंग, जिससे कमाई ज्यादा हो। तो ये सब चीजें जो यहाँ पर रहती है, इसीलिए यहाँ पर एआई ग्रोइंग इम्पैक्ट जो है, तो फ्री एआई विजन की बात की जा रही है। 1 लाख करोड़ का जो है बाई 2033 ऑफ जनरेशनल एआई एलोन जो है यहाँ पर इतना कमा लेगा, जो कि लगभग 28 से 34% एनुअली ग्रोथ कर रहा है, कंपाउंडिंग ग्रोथ है एक तरीके से, है कि नहीं। इमर्जिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क लाइक डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथम बायस, है ना, ये एल्गोरिथम किसी के पक्ष में कर दे ना कर दे तो उससे भी पूरे चेंजेस आ जाते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन, सब कुछ जो है एआई के थ्रू यहाँ पर हो सकता है, तो ये सब रिस्क वगैरह रहेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल लाइसेंस, the Reserve Bank has granted in principle approval to एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसे दिया हुआ यूनिवर्सल लाइसेंस फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड। तो पहली बार डिकेड में कौन सा, ये जो आरबीआई के एग्जाम्स दे रहे हैं, बैंक के एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा भाई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पर ये चीज दी गई है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है ना मैगजीन इस तरीके की, वो हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी टॉप क्लास आप एग्जाम दे रहे हैं, वो हर एक जगह जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है कि कम से कम 1,000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। ठीक है, शेड्यूल स्टेटस फ्रॉम मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो 5 ईयर से जो एक स्टेटस, इसका शेड्यूल स्टेटस होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक की बात की जाए तो ये अनाउंस किया गया था 14-15 के बजट में। क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, हर जगह भाई अकाउंट हो, सब कुछ हो, पैसा हो, है ना, सब ये यूज कर पाए सर्विसेज, इसके लिए था। लाइसेंस्ड एंड गवर्न अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंदर था। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 200 करोड़ की थी। ओके, बाकी जो बैंक का जो यहाँ पे दिया 1,000 करोड़ वगैरह होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर। अब आरबीआई ने टाइट किया है को लेंडिंग नॉर्म्स, जो पैसे देने का नॉर्म्स है उसे ये किया है कि मिनिमम शेयर जो है अब 10% शेयर ऑफ लोन होना चाहिए। ठीक है, 10% जो रिटेन करना है। रेगुलेटेड एंटिटीज कैन इंटर इनटू लेंडिंग एग्रीमेंट विद अदर regulated entities for extension of credit to the borrower।
सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद एक्सटेंड प्रुडेंशियल रेगुलेशन। तो जो भी प्रुडेंशियल रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर चलना है। और इसमें ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है, ईच लेंडर कैन क्लेम पीएसएल स्टेटस फॉर इट्स शेयरिंग अंडर को लेंडिंग इफ द लोन क्वालिफाइज एज प्रायोरिटी सेक्टर। तो वो यहाँ पे भी जो है को लेंडिंग को भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर यहाँ पे डाल के बता सकता है कि अगर वो उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो। ओके, तो कुछ चीज जो है यहाँ पर ये की हुई है। अब सिग्निफिकेंस क्या है को लेंडिंग का, बैंक के लिए वाइडर रीच थ्रू एनबीएफसी, इजियर पीएसएल कंप्लायंस वगैरह हो जाएगा कि भाई हम नहीं कर पा रहे तो एनबीएफसी अगर कर पा रही है तो ये पैसा वहां पे उसको दे दिया, उधर से उधर निकलवा दिया। ठीक है, कुछ कमीशन रखा रखा एनबीएफसी ने, बाकी तो पैसा बैंक का है, तो मेन इंटरेस्ट वही कमाएगा। एनबीएफसी भी क्या करेगा, शेयर्ड क्रेडिट रिस्क रिस्क सिर्फ इसी पे अब नहीं रहेगा कि भाई इसको अपना पैसा देना है, बैंक भी तो पैसा लगा रहा है, तो उनका भी रिस्क होगा, प्रॉफिट भले उनका ज्यादा हो। ठीक है, अब ज्यादा जगह ये पैसा देंगे तो ओवरऑल जितना कमाना है ये कमा ही लेंगे। कंज्यूमर की बात की जाए तो भाई अब सस्ता क्रेडिट मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज, ये भी पैसा देने को तैयार है। भाई एनबीएफसी के मान लीजिए सिर्फ 500 करोड़ था, और बहुत सारे क्लाइंट्स थे, 5,000 क्लाइंट्स थे। ठीक है, 50,000 क्लाइंट्स हैं इनके पास, सबको थोड़ा थोड़ा दे रहा था। अब ये बोल रहा है कि हाँ, हमसे लेके इनको दे दो, बस चेक कर लो थोड़ा बहुत ही। तब रिस्क भी यहाँ पर ये हो गया शेयर्ड, कंज्यूमर को भी अब सस्ते में मिल जाएगा। पहले भाई पैसा ही कम था तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा के देते थे, अब तक थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, ज्यादा से कमाएंगे तो भी उतना हम कमा ही लेंगे, है कि नहीं। ये सेफ्टी एविएशन सेक्टर में अब ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा जो प्लेन प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद जो है ये सब सेफ्टी एंड रेगुलेशन की बात चल रही है। आप चाहे तो पॉज करके एक बार इसे पढ़ सकते हैं, बट ये उतना इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, ये बहुत हाईली थ्योरेटिकल, और इस पे जो है हमने जून पे ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो वो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना उसी समय सब हुआ था, हम पढ़ भी चुके हैं, तो अब वहां से भी अब जाके ये देख सकते हैं। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, तो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी की बात की जा रही है। ये प्रमोट करेगा सर्कुलर इकोनॉमी, कि भाई पहले रिड्यूस करो, फिर रीयूज करो, रिसाइकिल करो, रिकवर करो, रीडिजाइन करो, फिर से रीमैन्युफैक्चर करो। आपने ठीक है, आपने रीयूज किया, फिर से रिसाइकिल कर लिया उसको, फिर रिकवर किया, फिर उसको रीडिजाइन करके बेच दिया। भाई कटोरा था स्टील का या कुछ भी था यार, ठीक है, ये था चम्मच मान लीजिए, इससे आप खा रहे थे बढ़िया। अब ये इसको क्या कर दिया, रिसाइकिल कर दिया। अब इसको एक थाली, छोटी सी थाली का शेप दे दिया रीडिजाइन करके, अब फिर से, और उसको फिर रीमैन्युफैक्चर कर दिया, फिर से सेल कर दिया। तो ये जो है कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी बन गई ना, ये इसी की है। तो जो पार्ट अच्छा था यूज किया, बाकी को ये तो रिसाइकिल वगैरह होगा तो सर्कुलर इकोनॉमी में आ जाएगा। आई बात समझ में, रिसाइकिल से सर्कुलर इकोनॉमी है, दिमाग में आप रखेंगे। तो ये स्टील के लिए यहाँ पर बात की गई, जैसे शिप वगैरह भी जो होता है उसे जब तोड़ते वगैरह है, तो काफी स्टील वगैरह निकलता है, तो उसको वो सब रिसाइकिल कर सके, इसलिए ये सब जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने चम्मच का एग्जांपल दिया, लेकिन मतलब हर एक जगह यहाँ पे ये होता है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील टू बी द नोबल या नोडल एजेंसी होगा, ये किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे, और स्क्रैप को कैसे यूज करना है सेक्टर वाइज, कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कैसे कहाँ पे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर रहेंगी। क्लियर। अच्छा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज्वाइन जरूर कर लें ताकि आप जो है मेंबरशिप, ताकि आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर पाए। ठीक है, चलिए। तो ये जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हम देखेंगे, ये रहेगा हमारा सिक्योरिटी और बाकी चीजें। ओके, बाकी हमने इकोनॉमी जो है कंप्लीट कर लिया है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।